आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। मिस्टर आरव, क्या कोई और रास्ता नहीं है? आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, भयंकर आंधी दुनिया का लक्ष्य लोगों को मारना है, इसलिए अभी हमारी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यही है कि हम उन्हें मारने न दें। हम अभी अपनी ताकत बचाकर रखेंगे। एक दिन आएगा जब जवाबी हमला जरूर होगा। तो फिर हमें कब वापस जाना चाहिए? सिटी लॉर्ड कल्पेश ने शक्तिहीनता से पूछा। एक क्षेत्र के सिटी लॉर्ड के रूप में वो स्वाभाविक रूप से अपने क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वास्तव में अंत में वो अभी भी एक संयोग की मानसिकता को पाल रहा था। उम्मीद कर रहा था कि वो क्रिम्सन लाइट सिटी को बचा पाएगा। आरव उसके विचारों को कैसे नहीं समझ सकता था। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। हालांकि हमें कुछ तैयारी करनी होगी, अन्यथा शहर छोड़ना मौत को गले लगाने के बराबर होगा। सिटी लॉर्ड कल्पेश ने यह सुनकर उत्साह बढ़ाया और पूछा, मिस्टर आरव को किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है? सिटी लॉर्ड शहर के सभी मार्शल कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्रों के अनुसार व्यवस्थित करें। 3 दिन बाद क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के ऊपर सभी मार्शल कलाकारों को एक साथ इकट्ठा करें। क्या कोई परेशानी होगी? आरव ने कहा। आरव ने पहले सोचा था कि सिटी लॉर्ड कल्पेश एक कठिन रूप प्रकट करेंगे। कौन जानता था कि उसने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 दिन बाद शहर के उत्तर में अभ्यास के मैदान में मैं सभी को एक साथ इकट्ठा करूंगा। आरव के चेहरे पर भाव देखकर सिटी लॉर्ड कल्पेश ने गर्व से कहा, जब ये मार्शल कलाकार शहर में घुसे थे तो मैंने लोगों को पहले ही आदेश दे दिया था कि शहर में आने वाले सभी मार्शल कलाकारों को पंजीकृत कर लें। अब बस उन्हें श्रेणियों में बांटना है। इन कुछ दिनों में स्वाभाविक रूप से कुछ लोग शहर में उपद्रव कर रहे थे। उन सभी को मैंने शक्तिशाली साधनों से दबा दिया था। अब वे सभी मेरी शक्ति को जानते हैं और कोई भी उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करता। आरव ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हूं, सिटी लॉर्ड के पास इतना कौशल है। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं अभी अपना बंद एकांत शुरू करता हूं। 3 दिन बाद शहर के उत्तर में अभ्यास के मैदान में मिलो। ठीक इसी समय एक युवक सिटी लॉर्ड मैनर में बेखौफ घुस आया और अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया, सिटी लॉर्ड, हालात बहुत खराब है। ग्रैंड व्यू नियंत्रण खो चुका है। सिटी लॉर्ड कल्पेश का चेहरा काला पड़ गया और उसने अंदर घुसने वाले युवकों को डांटा, चिल्लाने और झगड़ने की क्या जरूरत है? क्या तुमने नहीं देखा कि वहां मेहमान मौजूद है? ग्रैंड व्यू ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये युवक वास्तव में युवा व्यू मास्टर रमन था, जो ग्रैंड व्यू की सुरक्षा करने वाले शहर का प्रबंधन कर रहा था। सिटी लॉर्ड कल्पेश को ऐसा कहते हुए सुनने पर ही उन्हें उन कुछ लोगों के अस्तित्व का पता चला, लेकिन फिर भी वो हैरानी से बोला, सिटी लॉर्ड, आपको कैसे पता कि ग्रैंड एरे ठीक है? आपने पहले ही संदेश भेजा था कि मैं ग्रैंड एरे को संगठित करूं ताकि उन लोगों को मार डालूं जो फॉर्मेशन में घुस आए थे। लेकिन मुझे पता चला कि मैं अब एरे फॉर्मेशन को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये लोग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। रमन को अचानक कुछ समझ में आया। उसकी नजर आरव को अजीब तरह से देख रही थी। आरव ने कहा, यह सही है, ये मैं हूं। रमन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास में कहा, तुम? ये कैसे संभव है? तुम सिर्फ सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में हो। तुम मुझे एरे फॉर्मेशन पर नियंत्रण खोने कैसे दे सकते हो? तुम्हारे पीछे जो 4 लोग हैं वे ज्यादा शक्तिशाली है। रमन, तुमने मेरे लिए अपना मुंह बंद कर लिया। क्या तुम जानते हो कि सिटी लॉर्ड कल्पेश का चेहरा अजीब तरह से भरा हुआ था। इस रमन ने अपने कंकाल को कोठरी से बाहर निकाला, जिससे वो बहुत शर्मिंदा हुआ। हालांकि आरव को निश्चित रूप से उसके इस आदेश के बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन इसे कहना बहुत अच्छा नहीं था। अब ये रमन भी इधर उधर भटक रहा था। इस छोटे भयावह व्यक्ति आरव को अपमानित करना कोई मजेदार बात नहीं थी। वो रमन को डांटने ही वाला था कि आरव ने इशारे से उसे रोक दिया। आरव ने रमन से कहा, विश्वास नहीं होता? हम फिर से कोशिश करके देख सकते हैं। जब तक तुम्हारी व्यू रचना मेरी आस्तीन के एक कोने को छू सकती है, इसे मेरी शेखी बघारना ही समझो। मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। रमन का स्वभाव भी एक युवा व्यक्ति जैसा था। इसके अलावा वो एक मुख्य स्तर का व्यू रचनाकार और सोल सागर क्षेत्र का अस्तित्व था। वो एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र से कैसे डर सकता था? इसके अलावा आरव ने वास्तव में उसे इस तरह से नीचा दिखाने की हिम्मत की।
इससे वो और भी नाराज हो गया। ठीक है, फिर इसे आजमाओ। क्या मैं तुमसे डरता हूं? रमन ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। सीधे एक काले रंग का झंडा निकाला और एक सरणी स्थापित करने जा रहा था। जब आरव ने इस काले रंग के झंडे को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। यह वास्तव में एक निम्न श्रेणी की गहन कलाकृति थी। एक चौथे स्तर के सरणी मास्टर के हाथों में वास्तव में एक निम्न श्रेणी की बस गहन कलाकृति थी। इससे आरव बहुत हैरान हो गया। स्कैरलेट फायर फॉर्मेशन। रमन ने हल्की चीख मारी। एक लघु सरणी संरचना तुरंत संघनित और बनाई गई। आग के गुच्छों ने तुरंत आरव को घेर लिया। एक गहन कलाकृति के साथ तुरंत एक सरणी को पूरा करना। यह दृश्य देखकर सभी के चेहरे बदल गए, जबकि रमन के चेहरे पर खुद पर प्रसन्नता के भाव थे। रमन बस गुस्से में था और आरव को शर्मिंदा करना चाहता था। यह आग स्वाभाविक रूप से लोगों को जलाकर नहीं मार सकती थी। यह केवल आरव को थोड़ा परेशान करने के लिए थी। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? आरव के शब्दों ने रमन को भयभीत कर दिया। पहले सभी का ध्यान उस लपटों के गुच्छे के केंद्र पर केंद्रित था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आरव ने कब अपना स्थान बदल लिया था। आरव सरणी संरचना के सामने चला गया और लापरवाही से सरणी संरचना पर कुछ बार टैप किया। स्कारलेट फायर संरचना सीधे गायब हो गई। रमन की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने एक बार फिर काले रंग का झंडा फहराया, चिल्लाया, ड्रैगन ट्रेपिंग संरचना, सेवन कर्नित संरचना, मैस्टिक मून संरचना। रमन ने लगातार 1 दर्जन से अधिक सरणी संरचनाएं डाली, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से अधिक दुर्जेय थी। लेकिन वो आरव को बिल्कुल भी छू नहीं सका। किसी को यह जानना था कि सरणी संरचनाएं तुरंत डालना मार्शल कलाकारों के लिए बहुत अचानक होगा, उन्हें चौंका देगा। इससे बचना असंभव था। इसके अलावा रमन यह भी समझ सकता था कि वास्तव में आरव हर बार अपने सरणी संरचनाओं के बनने का इंतजार करता था और फिर तुरंत संरचना को तोड़कर बाहर निकल जाता था और सरणी संरचनाओं से बचता नहीं था। इसे इस तरह से देखें तो आरव की संरचना पद की उपलब्धियां बहुत भयानक थी। उसने सरणी संरचनाओं को तुरंत कास्ट किया, जबकि आरव ने तुरंत संरचनाओं को तोड़ दिया। यहां तक कि उसकी मास्टर भी इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर सकता। रमन ने अपने दांत पीस लिए और एक बार फिर चिल्लाया, रोमिंग ड्रैगन गोल्डन स्वर्ड फॉर्मेशन। यह अभी भी तुरंत गठन बना रहा था, लेकिन इस बार सरणी गठन की शक्ति पहले के स्कारलेट फायर फॉर्मेशन की तुलना में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक मजबूत थी। यह एक अर्ध चौथे स्तर की सरणी संरचना थी। एक अर्ध चौथे स्तर की सरणी मास्टर द्वारा अर्ध चौथे स्तर की सरणी संरचना को तुरंत कास्ट करना, भले ही वो एक गहन कलाकृति की शक्ति पर निर्भर हो, पहले से ही बहुत स्वर्ग विरोधी था। आरव सिर्फ एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार था। अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो यह रोमिंग ड्रैगन गोल्डन स्वर्ड फॉर्मेशन आरव को फॉर्मेशन में फंसाने और उसे मारने के लिए पर्याप्त था। कम से कम यह आरव को गंभीर रूप से घायल भी कर सकता था। जब व्यू रचना बनी तो रमन का पूरा शरीर थकावट में भारी सांस लेते हुए थका हुआ लग रहा था। हालांकि रमन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई, मानो उसने समझ से परे कुछ देखा हो, केवल यह देखने के लिए कि व्यू रचना के अंदर से सुनहरी रोशनी की कई धारियां निकल रही थी जो रमन की ओर बढ़ रही थी। आह! डर के मारे रमन का पिछला हिस्सा जमीन पर गिर गया। वो दयनीय लग रहा था। अपनी आंखों को केंद्रित करके और उन सुनहरी रोशनी की कई धारियों को देखते हुए, जो बहुत पहले ही हवा में गायब हो चुकी थी। आरव का उसे चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन रमन को अभी भी लगा कि यह तर्क से परे और तर्क से परे था, क्योंकि उसने जो व्यू रचना बनाई थी वो वास्तव में आरव द्वारा तुरंत नियंत्रण में ले ली गई थी और उस पर हमला कर दिया था। ऐसे तरीके वाकई अकल्पनीय थे। भले ही सिटी लॉर्ड कल्पेश को बहुत पहले से पता था कि आरव व्यू रचना से होकर गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी आंखों से व्यू रचना पर नियंत्रण करते हुए देखना उनके दिमाग को झकझोर गया। अपनी क्षमता को ज्यादा आंक रहे हो। तुम क्यों नहीं चले गए? यहां अपना तमाशा बना रहे हो? सिटी लॉर्ड कल्पेश ने रमन से गुस्से से कहा, लेकिन उसे एक नजर से देखा, उसे जल्दी से चले जाने का संकेत दिया। रमन का अंतिम कदम स्पष्ट रूप से जांच की सीमाओं को पार कर गया था। सिटी लॉर्ड कल्पेश को डर था कि इससे आरव नाराज हो जाएंगे और उन्हें जल्दी से वहां से चले जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन आरव ने उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम रमन? रमन अभी भी उलझन में था। आरव का सवाल सुनकर उसने अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया। तुम्हारा फॉर्मेशन पाथ लेवल बुरा नहीं है, वास्तव में अर्ध चतुर्थ स्तर की व्यू रचना को तुरंत कास्ट करने में सक्षम होना। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारा कोई मास्टर है? आरव ने एक बार फिर पूछा। मेरे गुरु कपिल है, 5वें स्तर के उच्च श्रेणी के व्यू गुरु, रमन ने हकलाते हुए कहा। बगल में नगर के स्वामी कल्पेश को कुछ समझ में आया और उन्होंने जल्दी से समझाया, गुरु कपिल 10 साल पहले ही गुजर चुके हैं। रमन, अब वे अकेले ही साधना करते हैं। आरव ने रमन को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि ऐसा है
तो मैं तुम्हें व्यू रचना का एक सेट सिखाऊंगा। अगर तुम 10 दिनों के भीतर इसे पूरी तरह से समझ लेते हो तो मैं तुम्हें सौभाग्य दूंगा। कैसा रहेगा? रमन स्तब्ध रह गया। अभी भी उसे होश नहीं आया था। एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार ने कहा कि वो उसे सौभाग्य देने जा रहा है। कोई भी कैसे भी सुने, ये कुछ हद तक हास्यास्पद लग रहा था। सिटी लॉर्ड कल्पेश ने देखा कि वो अचंभित था और जल्दी से उसके सिर के पीछे थपकी देने के लिए दौड़ा और कहा, तुम अभी भी किस बात के लिए अचंभित हो? जल्दी से मान जाओ। रमन ने आखिरकार अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे लिए गुरु की कृपा पहाड़ जितनी भारी है, मैं दूसरे गुट में नहीं जाऊंगा। सिटी लॉर्ड कल्पेश ने जब यह सुना तो वो क्रोधित हो गया। उसने कहा, अरे मूर्ख, गुरु कपिल तो पहले ही गुजर चुके हैं। अब जब एक बेहतर अवसर आया है तो तुम वास्तव में इसका आनंद लेना नहीं जानते। रमन ने हठपूर्वक कहा, भले ही गुरु, उनके बुजुर्ग रूप अब हमारे बीच नहीं है, फिर भी मैं किसी और गुरु को लेने की योजना नहीं बना रहा हूं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरे संरक्षण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल दूसरों के सौंपे गए कार्य को पूरा करने और तुम्हें सौभाग्य प्रदान करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तुम कितना समझ सकते हो, यह तुम पर निर्भर करेगा। हालांकि तुम्हारे पास केवल 10 दिन का समय है। यदि तुम 10 दिन बाद भी नहीं समझ पाए तो यह दर्शाता है कि तुम्हारे पास ये योग्यता नहीं है। सिटी लॉर्ड, मुझे अपने माननीय जागीर का प्रशिक्षण कक्ष उपयोग के लिए दे दो। रमन स्तब्ध रह गया। उसने नहीं सोचा था कि आरव वास्तव में ऐसा कुछ कहेगा। प्रशिक्षण कक्ष में जब रमन के सामने 18 तलवार की कठपुतलियां दिखाई दी तो उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। तीसरे स्तर की सरणी संरचना। तुम जाकर संरचना में प्रवेश करो और इसे आजमाओ। लेकिन संरचना को तोड़ना गिनती में नहीं आता। यह सरणी संरचना को पूरी तरह से समझना चाहिए। आरव ने कहा, संरचना को तोड़ना और सरणी संरचना को समझना दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थी। रमन की सोल सागर क्षेत्र की ताकत के साथ, बल के साथ संरचना को तोड़ना भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 9 रेवोल्यूशंस इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन को समझना इतना आसान नहीं था। एक छोटा सा तीसरा स्तर सरणी संरचना। क्या बड़ी बात है? 10 दिनों की जरूरत नहीं है, 3 दिन पर्याप्त है। रमन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वो तुरंत अर्ध चौथे स्तर की सरणी संरचनाएं बना सकता था। उसने अपने दिल को छुआ और खुद की जांच की कि तीसरे स्तर की सरणी संरचना के एक सेट को समझना स्वाभाविक रूप से कुछ भी मुश्किल नहीं था, चाहे यह तीसरा स्तर सरणी संरचना कितनी भी जटिल क्यों न हो। आरव ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही इस सरणी संरचना की कठिनाई की डिग्री को बहुत कम कर दिया है, लेकिन आपके लिए 3 दिनों के भीतर समझना अभी भी असंभव है। उस समय अपने नए स्तर के सरणी मास्टर संरचना पद की उपलब्धियों के साथ, यहां तक कि उन्होंने कुछ घंटों तक समझा। एक छोटे से चौथे स्तर के सरणी मास्टर के लिए 9 क्रांति इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन के पूर्ण संस्करण को समझना लगभग असंभव था। जब आरव ग्रैंड एरे की रक्षा करते हुए शहर में थे तो उन्हें पहले से ही लगा कि यह सरणी मास्टर साधारण नहीं है। इसलिए उन्होंने उसे परखने का विचार किया, यह देखकर कि वो वास्तव में तुरंत अर्ध चौथे स्तर की सरणी संरचना प्राप्त कर सकता है। इसने आरव की आंखों को चमका दिया। वही जियाओं के काम को पूरा करने का फैसला करने से पहले और अश्विनी की विरासत को रमन को सौंपने की योजना बनाई। इसके अलावा वर्तमान में इसे देखते हुए रमन का चरित्र अभी भी बहुत अच्छा था। रमन के चेहरे पर घृणा भरी हुई थी और वो उठकर सरणी संरचना में उतर गया। लेकिन एक बार जब वो व्यू रचना में प्रवेश कर गया तो रमन को तुरंत अलग महसूस हुआ। उसके चेहरे पर घृणा का भाव तुरंत गायब हो गया। क्या ये वास्तव में तीसरे स्तर की व्यू रचना है? तीसरे स्तर की व्यू रचना इतनी गहरी कैसे हो सकती है? रमन बहुत जल्दी व्यू रचना को समझने में डूब गया। जब आरव ने यह दृश्य देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो उसे यही कष्ट सहने दो, हमें भी उचित काम करना है। नगर के स्वामी कल्पेश ने अपने दिल में सदमे को बलपूर्वक दबा लिया और आरव के पीछे पीछे बाहर निकल गया। संयमित स्वभाव, दुर्जय शक्ति, अत्यधिक उच्च फॉर्मेशन पद की उपलब्धियां। आखिर ऐसा युवा किस तरह का राक्षस था? 3 दिन बाद शहर के उत्तर में अभ्यास का मैदान। हजारों मार्शल कलाकारों ने एक चमत्कारी यात्रा की। दृश्य शानदार था। मंच पर सिटी लॉर्ड कल्पेश ने विस्मयकारी रूप से नीचे देखा। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, मुझे विश्वास है कि हर कोई यह भी जानता है कि क्रिम्सन लाइट सिटी पहले से ही एक अकेला शहर है। इसे बस कुछ दिनों से ज्यादा नहीं बचाया जा सकता है। गठबंधन ने आरव को क्रिम्सन लाइट सिटी में भेजा ताकि सभी को घेरे से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जा सके। सिटी लॉर्ड कल्पेश के इस परिचय के साथ ही नीचे तुरंत शोरगुल मच गया। क्या हमें बचाने के लिए यहां एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का बच्चा भेजा गया है? क्या गठबंधन ने पहले ही हमें छोड़ दिया है? एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का बच्चा अभी भी हमें घेरे से बाहर निकलने के लिए मदद कर सकता है? क्या मजाक है? एक बच्चा जिसके बाल अभी तक उगने भी नहीं है, वो क्या कर सकता है? सिटी लॉर्ड, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, इस बच्चे को जाने दो। अरे
तुम सब ऐसा मत कहो। चूंकि गठबंधन ने इस लड़के को भेजा है, इसलिए इस लड़के में दूसरों से बढ़कर खूबियां होनी चाहिए। लड़के, अगर तुम्हें क्षमता है तो शहर के बाहर जाओ और हमारे लिए कुछ सिर तोड़ कर लाओ। तुम हमें घेरे से बाहर निकालने के लिए यहां आए हो, कम से कम तुम हमें अपनी ताकत तो दिखाओ। जब यह व्यक्ति बोला तो तुरंत जोरदार हंसी फूट पड़ी। ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की बात तो भूल ही जाइए। यहां तक कि नवे स्तर के सोल सागर क्षेत्र के शक्तिशाली सिटी लॉर्ड कल्पेश ने भी शहर से बाहर जाकर कुछ सिर तोड़ने की हिम्मत नहीं की। नगर स्वामी कल्पेश के बगल में बैठे आरव को ऐसा लग रहा था कि इस तरह की स्थिति की बहुत पहले से ही उम्मीद थी। उसने उस मार्शल कलाकार की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं बाहर जाकर कुछ सिर तोड़ दूं तो क्या तुम लोग मेरी बात सुनोगे या नहीं? ओह, सच में ऐसा करने जा रहे हो? हाँ, जरूर। जब तक तुम कुछ सिर तोड़ सकते हो, हम सब तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम लोग क्या कहते हो? उस मार्शल कलाकार ने बड़ी हंसी के साथ कहा। हाँ हाँ। दूसरे मार्शल कलाकारों को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ किसी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का एक बदमाश शहर से बाहर जाकर कुछ सिर तोड़ने की हिम्मत कर सकता है, और सभी ने एक एक करके हूट किया। इन मार्शल कलाकारों में से अधिकांश घुमंतू साधक थे। उनमें से हर एक अनुशासनहीन और लापरवाह होने का आदी था। उन्हें वश में करना वास्तव में इतना आसान नहीं था। भले ही सिटी लॉर्ड कल्पेश ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसने उन्हें दबाने के लिए केवल मार्शल शक्ति का इस्तेमाल किया और वास्तव में उन्हें आज्ञाकारी नहीं बनाया। आरव ने उस मार्शल कलाकार को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या? दोष खोजने के लिए अपने ये पिता का नाम याद करना? तुम्हारे ये पिता अपना नाम नहीं बदलते, चाहे मैं यात्रा करूं या घर पर रहूं। मैं आलोक हूं। उस मार्शल कलाकार ने सिर ऊंचा करके कहा। इस आलोक की शक्ति अच्छी थी। यह पहले ही 5वें स्तर सोल सागर क्षेत्र तक पहुंच चुका था। बस एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का बदमाश, वो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में कम सोचता था। यहां बहुत सारे लोग थे। क्या नगर के स्वामी कल्पेश वास्तव में लोगों को उनके मुंह पर मारने की हिम्मत कर सकते थे? अगर वास्तव में कोई दंगा हुआ तो नगर के स्वामी कल्पेश विफलता के परिणामों को भी सहन करने में असमर्थ होंगे। ये घुमंतू साधक ज्यादातर जिद्दी और अनियंत्रित लोग थे। उनमें से कमजोर लोगों को शिकार बनाने और ताकतवरों को दावत देने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। उन्हें झुकने देना है तो तुम्हें असली ताकत निकालनी होगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आलोक, है ना? मैंने याद कर लिया है। उसके कहते ही आरव की आकृति हिल गई और वो आलोक के सामने से गायब हो गई। नीचे मौजूद मार्शल आर्टिस्ट ने एक दूसरे को देखा। वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने साफ साफ देखा हो कि आरव कैसे चला गया। ये दृश्य देखकर आलोक के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अपने बगल में खड़े मार्शल आर्टिस्ट से कहा, मैं कहता हूं, क्या तुम लोगों को लगता है कि ये लड़का वाकई शहर से बाहर सिर फोड़ने गया है? ये कैसे संभव है? इस लड़के की हरकतें थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली है। बस उसकी थोड़ी सी ताकत, ये कैसे संभव है? उस मार्शल आर्टिस्ट ने जवाब दिया। उसकी आवाज अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि आरव की आकृति एक बार फिर मंच पर दिखाई दी, और उसके हाथों में वो इस समय एक भयंकर आंधी दुनिया मार्शल आर्टिस्ट को पकड़े हुए था। लेकिन जब सबने देखा तो उनके भाव बदल गए। 5वें लेवल सोल सागर क्षेत्र। मेरी आंखें कुछ नहीं देख पा रही है ना? कुल मिलाकर 100 सांसों से भी कम समय में वो वास्तव में एक 5वें लेवल सोल सागर क्षेत्र भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकार को पकड़ने के लिए नीचे गया। ये पहले से तैयार किया गया प्रॉप नहीं है ना? क्या वो व्यक्ति वास्तव में भयंकर आंधी दुनिया का मार्शल कलाकार है? पहली नजर में जब उन मार्शल कलाकारों ने यह दृश्य देखा तो वे अविश्वास में थे। एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र ने इतने कम समय में 5वें लेवल सोल सागर क्षेत्र योद्धा को पकड़ लिया। यह केवल एक मजाक था, लेकिन उन्हें अचानक एक बात का सच पता चला। शहर में ट्रांसमिशन एरे पहले से ही पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। बाहर भयंकर आंधी दुनिया की विशाल सेना ने घेरा हुआ था। आरव अंदर कैसे आया? शहर के अंदर मूल रूप से सीलबंद स्थिति थी। इन मार्शल कलाकारों को बस ये पता नहीं था कि ये हंगामा है। ये कुछ दिन पहले शहर के बाहर हुआ था। इसी समय कल्पेश ने आवाज लगाई, आप सभी को शायद अभी भी पता नहीं है, कई दिन पहले मिस्टर आरव ने बाहर से ही पूरी तरह से मारकाट मचाई थी। आप सभी जानते हैं कि भयंकर आंधी दुनिया की महान सेना के मुख्य कमांडर ने शहर के बाहर से ही बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, है ना? मिस्टर आरव ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। शहर के बाहर उसके साथ मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही नीचे तुरंत ही शोर मच गया। यह कैसे संभव है? क्या ये युवा एक बड़ी सेना लेकर आया है? लेकिन बड़ी सेना कहाँ है? मैंने पहले सुना था कि भयंकर तूफान दुनिया के मुख्य कमांडर को दिव्य पारगमन क्षेत्र में अजेय माना जाता है। ये सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का युवा वास्तव में उसके साथ बराबरी पर लड़ सकता है? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। ये बहुत झूठ है। उस भयंकर आंधी दुनिया के कमांडर के पास अभी केवल उसकी सार ऊर्जा ही सील थी और वो मरा नहीं था।
आरव की हथेली की ताकत ने हल्के से थूक दिया। वो तुरंत मारा गया। लगता है सबको अभी भी मेरी ताकत पर शक है। आलोक, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं, आरव ने शांत भाव से कहा। भीड़ में जब आलोक ने ये शब्द सुने तो उसका पूरा शरीर तनाव में आ गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वो पहले से ही 70% इस बात पर यकीन कर रहा था। बस उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव वाकई उसे एक उदाहरण बना देगा। बिना किसी हिचकिचाहट के आलोक ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। फिर भी ठीक इसी समय आरव अचानक उसके सामने से गायब हो गया। तुम पहले से ही मर चुके हो, आरव की आवाज आलोक के पीछे से सुनाई दी। आरव के डर से आलोक चौंक गया और पीछे की ओर मुड़ गया। एक पंक्ति में कई कदम पीछे हट गया। उसने देखा कि आरव अभी भी उसे देख रहा था और उसके सिर पर मुस्कुराहट थी और वो आगे बढ़ने का इरादा नहीं रखता था। इस समय पहले से ही शोरगुल मचाने वाला अभ्यास मैदान शांत हो गया। आरव की शक्ति का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आलोक का माथा पसीने से लथपथ हो गया था। वो अंततः आरव की शक्तिशाली आभा को सहन नहीं कर सका और झुककर कहा, श्रीमान आरव, कृपया पहले किए गए अपराध को माफ कर दें। आरव ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं युवा हूं, मेरा साधना क्षेत्र कम है, आप लोग मुझे नीचा देखते हैं, यह भी सामान्य बात है। लेकिन मैंने इस भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकार को इसलिए पकड़ा ताकि आप सभी को यह साबित कर सकूं कि मेरे पास आप लोगों को बाहर लाने की क्षमता है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकार अपराजेय नहीं है। जैसे ही उसने कहा, आरव उछलकर मंच पर चला गया। मिस्टर आरव, आपकी शक्ति बहुत जबरदस्त है। आप स्वाभाविक रूप से भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकारों से नहीं डरते, लेकिन हम सभी ने भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकारों को देखा है। वे बिल्कुल पागल हैं। हम वास्तव में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, मैंने पहले भी दूर से देखा है। भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल योद्धाओं ने जिसको भी देखा उसे मार डाला। बस कसाईयों का एक झुंड। उनकी ताकत वाकई बहुत मजबूत है। उसी दायरे में हम उनके मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी लोग भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट से साफ तौर पर डरे हुए थे। इस तरफ बाहर जाने पर उन्हें लड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और वे सीधे टूट जाएंगे। तो तुम सब क्रिम्सन लाइट सिटी में छिप जाते हो, अपनी सारी जिंदगी कायर बनने की योजना बना रहे हो। हालांकि तुम सब कायर बनने को तैयार हो, लेकिन क्या भयंकर तूफान दुनिया तुम्हें ऐसा करने देगी? तुम लोग सच में नहीं सोचते कि भयंकर आंधी दुनिया हमेशा के लिए दिव्य पागमन क्षेत्र के विशेषज्ञों को नहीं भेजेगी, है ना? तुम लोग लगातार गठबंधन द्वारा तुम लोगों को बचाने के लिए एक बड़ी सेना भेजने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सब जानते हो कि गठबंधन भी अभी बिल्कुल हीन स्थिति में है? तुम सब मार्शल आर्टिस्ट हो। तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया का नियम पता होना चाहिए। इस दुनिया में कोई ऐसा उद्धारकर्ता नहीं है जो तुम लोगों को बचा सके। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम खुद ही हो, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। सब चुप रहे। आरव के शब्दों ने निस्संदेह उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दिया। आरव का मतलब बिल्कुल साफ था। गठबंधन अभी खुद की रक्षा करने में भी असमर्थ था। सहायता के लिए एक बड़ी सेना भेजना असंभव था। जीवित रहना चाहते थे तो वे केवल खुद ही जाकर लड़ सकते थे। हालांकि भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार बहुत शक्तिशाली थे। उनकी संख्या भी बहुत अधिक थी। वे घेरे से कैसे बाहर निकल सकते थे? इस समय आरव ने एक भंडारण अंगूठी निकाली और उसे सबके सामने दिखाया। इस भंडारण अंगूठी में हजारों की संख्या में तीसरे स्तर और आधे चौथे स्तर की औषधीय गोलियां हैं। अब आप में से प्रत्येक को एक औषधीय गोली मिलेगी। ये औषधीय गोलियां आप सभी को थोड़े समय में अपनी ताकत बढ़ाने में मदद करेंगी। भूबन, औषधीय गोलियां बांटो। आरव ने भंडारण अंगूठी भूबन की ओर फेंकी। भूबन ने आदेश प्राप्त किया और चला गया। इन औषधीय गोलियों को आरव ने इन कुछ दिनों में परिष्कृत किया था। उनकी वर्तमान शक्ति पहले से ही चौकोर कढ़ाई को मुश्किल से जुटाने में सक्षम थी। इस दौरान आरव का अधिकांश समय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में बीता। इन औषधीय गोलियों में सी एक्सपैडिंग पिल, सी गदरिंग पिल इत्यादि थे। आरव ने पहले ही भूबन को मार्शल आर्टिस्ट के क्षेत्र के अनुसार औषधीय गोलियों को वितरित करने का निर्देश दिया था, जिससे उन्हें अपनी साधना बढ़ाने में मदद मिले। आरव ने यह काम तब किया था जब वो 10 राज्य संगठन संप्रदाय में था, लेकिन उसकी वर्तमान शक्ति उस समय की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। 10 दिनों में हजारों औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना कोई मुश्किल काम नहीं था। बेशक यह भी गहन कलाकृति चौकोर अदरक की शक्ति उधार लेना था। औषधीय गोली, ये वो तिनका है जिसे पकड़ने के लिए मिस्टर आरव ने हमें दिया था। एक औषधीय गोली क्या कर सकती है? हाँ, एक औषधीय गोली अधिक से अधिक थोड़ी बहुत साधना बढ़ा सकती है। ये बस मामले के लिए कोई उपयोग नहीं है। आमतौर पर मैं निश्चित रूप से श्रीमान आरव के प्रति कृतज्ञता से भर जाता, लेकिन अब एक औषधीय गोली का क्या उपयोग है?
वे सभी मार्शल कलाकार स्पष्ट रूप से इस बात से अनजान थे कि सी एक्सपैडिंग पिल और सी गदरिंग पिल कितने दुर्जय थे। आरव की इस हरकत के बारे में वे बहुत निराश थे। आरव ने भी कुछ नहीं बताया। वो चुपचाप औषधीय गोलियां वितरित करने के लिए भुवन का इंतजार करता रहा। आरव के निर्देशों के अनुसार सबसे पहले औषधीय गोलियां पाने वाले 9वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन मार्शल कलाकार थे। औषधीय गोली मिलने के बाद उन्होंने सीधे उसे निकल लिया। कुछ ही समय में अभ्यास क्षेत्र में सार ऊर्जा तूफानों की एक श्रृंखला गूंज उठी। शुरू में घृणा करने वाले मार्शल कलाकार आखिरकार स्पष्ट रूप से हिल गए। हाँ, मैं पहले से ही कई वर्षों से पीक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में फंसा हुआ हूं। यह सोचना कि वास्तव में एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, मैं भी सफल होने जा रहा हूं। इस बूढ़े आदमी ने सोचा कि यह मेरे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए निराशाजनक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में कोर को तोड़ सकता है और सी डेंटियान बना सकता है। ये औषधीय गोलियां बहुत चमत्कारी है। पता चला कि कोर को तोड़ना और सी डेंटियान बनाना वास्तव में इतना आसान है। जिन मार्शल कलाकारों ने सी एक्सपैडिंग पिल प्राप्त की, वे सभी शब्दों से परे उत्साहित थे, पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। इन लोगों में कई मार्शल कलाकार थे जो कई वर्षों से पीक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में फंसे हुए थे। उनकी क्षमता पहले ही समाप्त हो चुकी थी और बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन आरव द्वारा परिष्कृत की गई औषधीय गोली स्वाभाविक रूप से किसी सड़े हुए पदार्थ को जादुई चीज में बदल सकती थी। उन्हें एक छोटे से सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को तोड़ने में मदद करना अभी भी कोई मुद्दा नहीं था। जब उन मार्शल कलाकारों ने, जिन्हें अभी तक औषधीय गोलियां नहीं मिली थी, ये दृश्य देखा तो वे नजरें बदलने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके चेहरे पर भाव शुरुआती तिरस्कार से प्रत्याशा के भाव में बदल गए। भगवान लक्ष्मण, क्रिम्सन लाइट सिटी में आखिर क्या हो रहा है? आसपास की सार ऊर्जाएं वहां लगातार इकट्ठा हो रही है। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति खेती के क्षेत्र में सेंध लगा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी सार ऊर्जा, उतार चढ़ाव, शायद दिव्य पागमन क्षेत्र के पावर हाउस के लिए भी ये असंभव है ना? शहर में असामान्य गतिविधि ने भयंकर आंधी दुनिया केंद्रीय सेना के मुख्य तंबू को बहुत जल्दी चिंतित कर दिया। और एक अधीनस्थ ने अभी अभी बताया कि आरव अचानक शहर से बाहर निकल गया और सीधे 5वें स्तर के एक सोल सागर क्षेत्र के एक कमांडर को पकड़ लिया। इससे लक्ष्मण की भौहें और भी सिकुड़ गई। इस तरह की स्थिति में बहुत से लोगों को एक ही समय में आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्यों, मुझे लगता है ये आरव से असंबंधित नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण ने गंभीर नजर से कहा, क्या? इतना बड़ा हंगामा, शायद सैकड़ों या हजारों लोग घुस रहे हैं। उसके पास ऐसी कौन सी क्षमताएं हैं कि वो इतने सारे लोगों को एक साथ घुसने में मदद करें? लीगा ने चौंक कर कहा, अरे, तुम सिर्फ एक पहलू के बारे में जानते हो, लेकिन बाकी के बारे में नहीं जानते। आरव का मार्शल पाथ न सिर्फ बहुत मजबूत है, बल्कि उसकी कीमिया क्षमताएं भी बेमिसाल है। वो आदरणीय कीमिया संप्रभु का निपुण शिष्य है। इसके अलावा सभी तरह के संकेतों से देखने पर आरव का कीमिया स्तर शायद आदरणीय कीमिया संप्रभु के सबसे बड़े शिष्य अभिजीत से भी ऊपर है। लक्ष्मण ने कहा, यह कैसे संभव है? अभिजीत कीमिया राजा विशेषज्ञ है। लीगा ने आश्चर्य से कहा, हूं, आरव सिर्फ सी विकृति क्षेत्र है और तुम भी उसके मुकाबले में नहीं हो। कीमिया राजा से कीमिया राजा को मात देने में क्या अजीब बात है? लक्ष्मण आरव की राक्षसीता के बारे में असामान्यता से पहले से ही बेपरवाह लग रहे थे। लीगा स्तब्ध रह गया और खंडन करने के लिए कुछ शब्द ढूंढना चाहता था, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद भी उसे कोई उचित खंडन नहीं मिला। स्पष्टतः इस तरह का स्पष्टीकरण समझ में नहीं आया, लेकिन खंडन करने का कोई कारण क्यों नहीं मिल पाया? लक्ष्मण की आभा अचानक उग्र और तीक्ष्ण हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, आरव की वृद्धि बहुत तेज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो निश्चित रूप से हमारी भयंकर आंधी दुनिया का प्राणघातक रोग बन जाएगा। ऐसा लगता है युद्ध के पास और कोई विकल्प नहीं है। अब भगवान धीरेन्द्र देसाई कब पहुंचेंगे? लक्ष्मण की बात को तुरंत समझकर लीगा के चेहरे पर थोड़ी आशंका थी। एक बार दिव्य पागमन क्षेत्र की शक्तिशाली शक्तियां शामिल हो गई तो युद्ध और भी अधिक दयनीय हो जाएगा। वहां की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लॉर्ड धीरेन्द्र देसाई आधे महीने बाद पहुंचेंगे, लीगा सेड। लेकिन लक्ष्मण ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम जाकर लॉर्ड चाचा धीरेन्द्र को फिर से संदेश भेजो। उन्हें 10 दिनों के भीतर पहुंचना सुनिश्चित करो। क्रिम्सन लाइट सिटी को घेरना मूल रूप से एक गारंटीकृत सफलता थी। अब एकमात्र चर आरव है। लीगा की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने झुककर कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। अभ्यास के मैदान में लोग बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। बहुत जल्द जगह भीड़ भाड़ वाली हो गई। जिन लोगों ने अभी तक औषधीय गोलियां नहीं खाई थी, वे केवल एक तरफ हट सकते थे और चुपचाप दूसरों के आगे बढ़ने का इंतजार कर सकते थे। मार्शल कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए एक निश्चित क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कौन जानता था कि अगर वे एक साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा?
बहुत जल्द इन मार्शल कलाकारों से सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह पैदा हुआ, और उन सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों में भी एक बड़ा समूह था जो अपने मूल स्तरों को तोड़ता था। कुल मिलाकर इन मार्शल कलाकारों की ताकत सामूहिक रूप से एक स्तर ऊपर चली गई। आलोक ने अपने हाथ रगड़े और आरव के सामने आया। एक लड़की की तरह शर्मीली सी लग रही थी। उसने कहा, वो मिस्टर आरव, हालांकि पुराने आलोक, मैंने पहले भी आपको नाराज किया है। मैंने अब एक नया पृष्ठ भी खोला है। क्या मैं उन सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञों, क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को देखकर जे विशेषज्ञ एक के बाद एक टूट गए। आलोक बहुत ईर्ष्यालु था। बस पहले वे ये सोल सागर क्षेत्र मार्शल कलाकार सबसे भयंकर रूप से चिल्लाए थे। आलोक ने सोचा कि आरव जानबूझकर उनके लिए चीजों को मुश्किल बना रहा था, इसलिए उसने औषधीय गोलियां नहीं निकाली। आरव ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कर सकता। आलोक की अभिव्यक्ति बदल गई और वो बस बोलने ही वाला था, लेकिन उसने आरव को जारी रखते हुए सुना, क्योंकि मैं अभी चौथे स्तर की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में असमर्थ हूं। क्षमा करें। आलोक ने आश्चर्यचकित होने से नहीं रोका, क्योंकि उसने कहा, आप कह रहे हैं कि इन औषधीय गोलियों को आपने अकेले ही परिष्कृत किया था, अन्यथा आपको क्या लगता है? आरव ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। आलके की आंखें गोल गोल हो गई। उसने आरव को देखा और अवाक होकर बोला, दसियों हजार औषधीय गोलियां हैं। एक शक्तिशाली कीमियागर के लिए भी इन सभी को परिष्कृत करने में शायद 1 साल का समय लगेगा, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने आज की स्थिति का 1 साल पहले ही अनुमान लगा लिया था? गोलियां परिष्कृत करते समय एक साधारण कीमियागर की थकावट बहुत ज्यादा होती है। एक दिन में दर्जनों से लेकर 100 गोलियां परिष्कृत कर पाना पहले से ही अविश्वसनीय था। लेकिन आरव ने चौकोर कढ़ाई उधार लेकर बड़ी मात्रा में औषधीय गोलियां परिष्कृत की। यह दक्षता साधारण कीमियागरों से 10 गुना, यहां तक कि 100 गुना ज्यादा थी। तो जिस तरह से आलोक ने इसे देखा, आरव के लिए कुछ ही दिनों में इतनी सारी औषधीय गोलियां परिष्कृत करना बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा ये औषधीय गोलियां एक नजर में औसत नहीं थी। इन्हें चमकाने में और भी ज्यादा समय लगा। तो इसका एक ही स्पष्टीकरण था। आरव एक भविष्यवक्ता थे, इसलिए उन्होंने 1 साल पहले ही इन औषधीय गोलियों को तैयार करना शुरू कर दिया था। आरव सिर्फ मुस्कुराया और समझाने की जहमत नहीं उठाई। अगर उसने समझाया तो शायद वे भी यकीन न करें। लेकिन आलोक के नजरिए के प्रति उसकी घृणा और भी ज्यादा बढ़ गई। मार्शल कलाकारों के आगे बढ़ने की प्रक्रिया लगभग पूरे 1 दिन तक चली। लगभग सभी लोग एक स्तर ऊपर उठ गए। लोगों की इंद्रियों पर इस बदलाव का असर बहुत ज्यादा था। इन 2 दिनों में कल्पेश इस मिस्टर आरव से पूरी तरह से चकित था, जो पता नहीं कहां से अचानक आ गया। उसे आखिरकार पता चल गया कि गठबंधन ने क्रिम्सन लाइट सिटी की सहायता के लिए ऐसे युवा को क्यों भेजा। आरव द्वारा लाई गई ये औषधीय गोलियां वस्तुतः एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार की बड़ी सेना लाने के बराबर थी। यहां इस तरह का बदलाव सिर्फ ताकत के मामले में नहीं था, बल्कि ये आत्मविश्वास पर ज्यादा था। शुरू में भयंकर आंधी दुनिया के प्रति इन मार्शल कलाकारों का डर पहले से ही हड्डियों तक गहरा था, लेकिन अब साधना क्षेत्रों में सफलताओं के साथ साथ उनका आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया। आरव ने अभ्यास के मैदान पर मार्शल कलाकारों पर एक नजर डाली और शांत भाव से कहा, अब क्या आप सभी को बाहर भयंकर आंधी दुनिया की महान सेना के साथ युद्ध करने का विश्वास है? हाँ, 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 बेशक हमारे पास है। उन्हें मौत के घाट उतार दो, उन मृत साथियों का बदला लो। जब लोगों का आत्मविश्वास कभी कभी बढ़ जाता था, तो वे नहीं जानते थे कि ये किस दिशा में है। विशेष रूप से वे मार्शल कलाकार जो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में घुस गए थे। उन सभी को लगा कि वे लगभग अजेय स्थिति में पहुंच गए हैं। बेशक अगर एक व्यक्ति भी आगे निकल जाता तो वो उन्हें इतना बड़ा आत्मविश्वास देने में बिल्कुल असमर्थ था, लेकिन एक साथ कई हजार लोगों के आगे निकलने से इस तरह का आत्मविश्वास भयानक हद तक बढ़ जाता। आरव ने सभी को चुप रहने का इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाया। नीचे मौजूद लोग तुरंत शांत हो गए। मार्शल पावर निरोध और औषधीय गोलियां उपहार में देने के साथ आरव पहले से ही इन लोगों के आध्यात्मिक नेता बन चुके थे। आरव ने मंच के नीचे दर्शकों पर एक नजर डाली और एक ठंडी आवाज में कहा, आपकी वर्तमान स्थिति के साथ बाहर की महान सेना से लड़ने की इच्छा और शक्ति अभी भी बहुत दूर है। इसलिए आपकी लड़ाकू शक्ति को और भी मजबूत बनाने के लिए मैंने विशेष रूप से एक भव्य सरणी स्थापित की है। अब अपने दिल की इच्छा के अनुसार इस भव्य सरणी के विशेष प्रशिक्षण का आनंद ले। आरव ने अचानक गहरा जल ध्वज निकाला। एक विशाल प्रकाश पर्दा पूरे अभ्यास क्षेत्र को ढक दिया। हाँ, क्या हुआ? बाकी कहाँ है? आलोक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसके बगल में केवल 2 सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकार बचे थे। अभ्यास क्षेत्र के अन्य लोग
तुरंत गायब हो गए, जैसे कि वे तीनों बाकी लोगों से अलग हो गए हों। आह! मुझे किसने मारा? आलोक को पीछे से किसी ने बेरमी से लात मारी। यहां क्या हो रहा है? बहुत जल्द ही भव्य व्यू में हर जगह चीख पुकार मच गई। ये चौथे स्तर की भव्य व्यू रचना थी, जिसे आरव ने प्रोफाउंड वाटर फ्लाग की शक्ति पर निर्भर किया और स्थापित करने में 3 दिन का समय लगाया। असुरा ट्राई प्रोच फॉर्मेशन। व्यू रचना से बीच बीच में चीख पुकार की आवाजें आती सुनकर कल्पेश के चेहरे पर मांस कांपने लगा। मिस्टर आरव, ये कुछ बुरा नहीं होगा, है ना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकारों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे बहुत ही अनुशासनहीन और लापरवाह हैं और सेना में शामिल होने में पूरी तरह से असमर्थ है। इस व्यू रचना का सबसे बड़ा उपयोग उनकी टीमवर्क क्षमता को प्रशिक्षित करना है। उन्हें कम समय में सभी प्रकार की भव्य व्यू रचनाएं समझाना असंभव है। इसके अलावा उनके स्वभाव के कारण ऐसा करना भी संभव नहीं है। इस असुरा ट्राई प्रोच फॉर्मेशन का कार्य उन्हें हर 3 लोगों के लिए एक इकाई बनाने देना है, जो एक छोटे से दायरे में असाधारण रूप से शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति का निर्माण करती है। जब तक वे प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं, उनकी लड़ाकू शक्ति में गुणात्मक वृद्धि होगी। कल्पेश की नजरें भव्य व्यू रचना की ओर देखने से नहीं रुक सकी। केवल उन मार्शल कलाकारों को अव्यवस्थित रूप से अस्त व्यस्त देखा। टीमवर्क की कोई चेतना कहाँ थी? भव्य व्यू रचना में वे सभी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और अपने विरोधियों से तब तक हार रहे थे जब तक कि उनके पास जवाबी हमला करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची। इस तरह की स्थिति को देखकर कल्पेश अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। मिस्टर आरव ने जो कहा वो सही है। भयंकर दुनिया के मार्शल कलाकार शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि वे एक ही दिल और दिमाग के होते हैं, जबकि हमारे पक्ष के मार्शल कलाकार जब भी बड़े पैमाने पर लड़ाई का सामना करते हैं तो वे मूल रूप से अपने हेलमेट और कवच को तुरंत फेंक देते हैं। बस यही है। मुझे डर है कि समय बहुत कम है। वे बस इस प्रशिक्षण को पूरा नहीं कर सकते। कल्पेश ने कहा, चिंता मत करो, मानव क्षमता असीम है। मैंने उनके लिए जो प्रशिक्षण तैयार किया है उसकी तीव्रता के अनुसार ये लोग अंततः कुछ चीजों को समझ लेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अधिक से अधिक 10 दिन में हमें घेरा तोड़कर निकल जाना चाहिए, आरव ने कहा। आरव को यह भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार भयंकर आंधी दुनिया की विशाल सेना का नेतृत्व करने वाला वास्तव में लक्ष्मण ही था। लक्ष्मण के साथ उसका संपर्क बहुत अधिक नहीं था, लेकिन उसने इस व्यक्ति को समझने के लिए विशेष रूप से कोल को पाया। 7वें राजकुमार की तुलना में यह लक्ष्मण अधिक संतुलित और बुद्धिमान था, जिससे निपटना बहुत कठिन था। इसके अलावा उस दिन दोनों पक्षों की जांच की स्थिति को देखते हुए इस व्यक्ति की ताकत संभवतः उसकी अपनी ताकत से कम नहीं थी। यदि वास्तव में कंपेयर किया जाए तो परिणाम कहना वास्तव में कठिन था। ठीक है, समय दबाव में है। मुझे समय का सर्वोत्तम उपयोग साधना के लिए भी करना है। 10 दिनों के भीतर 9वें स्तर किसी विरूपण को तोड़ने का प्रयास करना है, आरव ने कहा। यह सुनकर कल्पेश का गला भर आया। 10 दिन में 9वें लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश। ऐसे शब्द उसके सामने केवल यही एक व्यक्ति ऐसा कहने की हिम्मत कर सकता था, है ना? पीछे मुड़कर देखें, जब वो 8वें लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र से 9वें लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन में प्रवेश करता है तो उसे पूरे 5 साल लग जाते हैं। फिर से मेरी पीछवाड़े पर लात मारी। लानत है, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ लड़ेंगे। बूढ़े अधीरज, बाधा मत बनो, मेरे लिए एक तरफ भाग जाओ। अगर तुम परेशान करना जारी रखते हो तो मैं तुम दोनों को एक साथ पीटूंगा। तुम भी, बूढ़े वरुण, कुछ आंखें बढ़ाओ। तुम्हारी वो तलवार मुझे लगभग काट ही डालती। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। भव्य व्यू में आलोक पागल कुत्ते की तरह था। वो जिसे भी पकड़ता वो पागलों की तरह उस पर टूट पड़ता। भव्य व्यू में उसके साथ फंसे एक का नाम अधीरज था, दूसरे का नाम वरुण। संयोग से वे एक दूसरे को पहले से जानते थे। दरअसल अधीरज और वरुण की ताकत आलवार से बराबर थी। वो सिर्फ मौखिक रूप से ही बढ़त हासिल कर रहा था। अगर उनमें वाकई आंतरिक कलह थी तो उसे ही हराया जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भव्य व्यू में मौजूद मार्शल आर्टिस्ट पहले ही उसे कई बार लात मार चुके थे। हर बार उन्होंने उसे तब तक लात मारी जब तक कि वो मुंह के बल गिर नहीं गया और उसकी हालत दयनीय हो गई। शुरू में तो आलोक का गुस्सा ठीक नहीं था, इस समय तो वो और भी गुस्से से भर गया था। बूढ़े आलोक, गाली ग्लौज मत करो। हालांकि ये भ्रामक प्रतिद्वंदी लोग भव्य व्यू रचना से बने हैं, लेकिन उनकी हर ताकत बहुत भयानक है। हम उनके मुकाबले में नहीं हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मर जाएंगे, अधीरज ने कहा। बकवास, बस एक व्यू रचना जो तुम्हारे पिता को मरना चाहती है। तुम्हारे पिता को इस बकवास पर यकीन नहीं होता। वे कुछ लोग भी हमारी ताकत के बराबर ही है, बस उनकी संख्या हमसे थोड़ी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें हरा सकता हूं। आलोक ने हार मानने से इनकार कर दिया। बहुत स्पष्ट रूप से
वो इस भव्य व्यू रचना से बहुत नाखुश था। बेशक वो जिस बात से सबसे ज्यादा नाखुश था वो ये थी कि ये मायावी मार्शल कलाकार उसके पीछे पड़े रहे और उसे लात मारते रहे। बहुत अपमानजनक। पहले दिन आलव की हालत वैसी ही थी जैसी व्यू रचना में फंसे सभी लोगों की थी। उन मायावी मार्शल कलाकारों द्वारा एक के बाद एक पैर मारे जा रहे थे। जीवन बहुत दयनीय था। लेकिन यह भव्य व्यू रचना पूरी तरह से चल नहीं सकती थी। जब भी उनकी सार ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती थी तो वे मार्शल कलाकार कुछ समय के लिए स्वतः ही गायब हो जाते थे। अपनी सार ऊर्जा के पुनः ठीक होने का इंतजार करने के बाद कुछ हद तक वे मार्शल कलाकार स्वतः ही प्रकट हो जाते थे। दूसरा दिन बहुत जल्दी बीत गया। व्यू रचना में शामिल मार्शल कलाकार अभी भी इससे निपटने में थके हुए थे और उन मायावी मार्शल कलाकारों को हराने का कोई तरीका नहीं खोज पा रहे थे। लेकिन उन्होंने एक बात खोजी। दूसरे दिन उन मार्शल कलाकारों के हमले पहले दिन की तुलना में बहुत अधिक भयंकर थे। कई मार्शल कलाकारों को अलग अलग तरह की चोटें लगी। तीसरे दिन शरद की आवाज अचानक भव्य व्यू रचना में फैल गई, जिसमें कहा गया, भाई आरव ने कहा कि भव्य व्यू रचना की शक्ति दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाएगी। अगर तुम लोग आज भी अपनी अपनी अलग अलग लड़ाइयां लड़ोगे तो मौतें होंगी। बात खत्म करते ही अचानक आवाज बंद हो गई। सब लोग कांप उठे। मौतें होंगी। ये 4 शब्द उनके सीने पर भारी हथौड़े की तरह टूट रहे थे, जिससे उनकी सांस फूल रही थी। आलोक के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो लड़का हमें डरा नहीं रहा है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो वाकई लोग मर सकते हैं। अधीरज और वरुण दोनों ने भी ऐसा ही महसूस किया और सिर हिलाया। बूढ़े अधीरज, बूढ़े वरुण, मैं दूसरों के साथ मिलकर काम करना सबसे ज्यादा नापसंद करता हूं, लेकिन इस समय यह हमारे ऊपर भी निर्भर नहीं है। आलोक ने कहा, अरे तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे जैसे कचरे के साथ सहयोग करने को तैयार है, लेकिन जीने के लिए हमें एक बार सहयोग करना पड़ सकता है। अधीरज ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वरुण का चरित्र स्पष्ट रूप से बहुत ही असभ्य था और दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए भी तैयार नहीं था। वास्तव में जब भव्य व्यू सक्रिय हुआ तो सभी के ऊपर दबाव अचानक बढ़ गया। उन मायावी मार्शल कलाकारों की आक्रामक शक्ति अचानक एक स्तर बढ़ गई। भले ही शरद की चेतावनी थी, वास्तव में अच्छी टीमवर्क हासिल करना चाहते थे। ये इतना आसान कैसे हो सकता है? बूढ़े अधीरज, पीछे से सावधान। बूढ़े वरुण, साइड से। भाड़ में जाओ। तुम लोगों ने मेरी पीठ बाहर की ओर खोल दी। अचानक एक दयनीय चीख के साथ आलोक बाहर निकल गया। सावधान। वरुण अपनी तलवार लेकर उड़ गया, उस मायावी मार्शल कलाकार के घातक प्रहार को हल करते हुए। आलोक ने पसीना बहाया, लड़ाई जारी रखने के लिए एक घुरघुराहट के साथ संघर्ष किया। बूढ़े वरुण, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। आलोक चिल्लाया, तुम मर जाओ, हम भी नहीं बचेंगे। वरुण सटीक और सटीक था। इन मायावी मार्शल कलाकारों का सहयोग बहुत बढ़िया है। यह तरीका नहीं है। डर की टीमवर्क उनसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, तभी हम उन्हें हरा पाएंगे। आलोक ने कहा, है लगता है तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो। आखिरकार कोई तरकीब निकाल ही ली। मैं, अधीरज, ये नहीं मानता कि हम तीनों जीवित लोग एक दो भ्रमकारी मार्शल आर्टिस्ट से भी तुलना नहीं कर सकते। बूढ़े आलोक, बूढ़े वरुण, अब से मेरी पीठ तुम लोगों के हाथ में रहेगी। अधीरज ने कहा। आरव उनके साथ मजाक नहीं कर रहा था। तीसरे दिन हताहतों की संख्या 3000 के करीब पहुंच गई। यह संख्या बहुत ज्यादा थी और यह संख्या शरद ने भी नहीं छिपाई, बल्कि भव्य व्यू रचना के जरिए सबको बता दी। इस समय व्यू रचना पहले ही बंद हो चुकी थी। आलोक और दोनों लोगों के चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता थी। उस लड़के के कहने के अनुसार चौथे दिन की मुश्किलें आज से ज्यादा होंगी। अगर कोई दुर्घटना न हुई तो कल हताहतों की संख्या शायद और भी ज्यादा होगी। आलोक ने गंभीरता से कहा। अधीरज ने सहमति में कहा, यह तो होना ही था। यह लड़का वाकई घिनौना है। हम अभी तक भयंकर तूफानी दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट के हाथों नहीं मरे हैं, लेकिन असल में हम पहले उसके हाथों मरने वाले हैं। अगर मैं इस भव्य व्यू रचना से बाहर निकल पाया तो मैं उसे जरूर मार डालूंगा। आलोक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बहादुरी करते रहो तुम। वो लड़का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की खेती से इतना भयानक चौथा स्तर का सरणी खड़ा कर सकता है। क्या तुम उसका मुकाबला कर सकते हो? क्या यह हो सकता है कि तुम भूल गए हो कि वह सेनापति कैसे मरा? जब अधीराज ने यह सुना तो वो कांप उठा। भले ही उन्होंने सरणी की शक्ति उधार न ली हो, फिर भी वे आरव का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उस भयंकर आंधी दुनिया के सेनापति के पास आरव के हाथों में प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनकी ताकत भी उस सेनापति जितनी ही थी। अगर वे वास्तव में लड़े होते तो भी वे शायद उस सेनापति के मुकाबले में नहीं होते। आरव को चुनौती देने का नतीजा क्या हुआ, यह पहले से ही कहने की जरूरत नहीं थी। हम इतने सारे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो हम सबको मारने की हिम्मत करेगा। अधीरज ने धमकी भरे अंदाज में कहा, लेकिन अंदर से कांप रहा था।
आलोक ने अपनी आंखें घुमाई और इस आदमी से परेशान होने के लिए अनिच्छुक था। और ठीक उसी समय वरुण, जो पूरे समय चुप था, ने अचानक अपना मुंह खोला। क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने ये नहीं देखा कि हमारे तीनों लोगों की कुल मिलाकर युद्ध शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है? आलोक और अधीरज ने एक दूसरे को देखा और अंदर से चौंक गए। वास्तव में ऐसा ही लग रहा था। 2 दिन पहले वे दोनों अलग अलग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और मूल रूप से सभी को मायावी मार्शल कलाकारों ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका ही नहीं था। आज सुबह तक वे पूरी तरह से पराजित हो चुके थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी तथाकथित गरिमा को त्याग दिया और दुश्मन का सामना करने के लिए हाथ मिलाए, तो ऐसा लगा कि वे धीरे धीरे इस तरह की लड़ाई के लिए खुद को ढाल चुके हैं। हालांकि वे अभी भी लगातार क्रूरता से पीटे जा रहे थे, लेकिन जब रात हुई तो वे धीरे धीरे कुछ हद तक कम होते ताकत को फिर से हासिल कर चुके थे। ये निस्संदेह संकेत देता है कि तीनों की लड़ाकू शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस खोज ने उन तीनों को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। पता चला कि उस लड़के ने हमारी टीमवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए ये भव्य सरणी की थी। अचानक से आलोक को ज्ञान हुआ। हमारी ताकत में बहुत वृद्धि नहीं हुई, लेकिन हम तीनों ने मिलकर काम किया। कुल मिलाकर ताकत काफी बढ़ गई। अधीरज ने कहा, हम कल भी जारी रखेंगे। वरुण ने सरलता से कहा, बहुत जल्द। चौथे दिन की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। चौथे दिन की कठिनाई पहले 3 दिनों की तुलना में स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। हालांकि आलोक तिकड़ी ने धीरे धीरे इसमें कुछ कौशल हासिल कर लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्यों की अनुकूलन क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। उन मायावी मार्शल कलाकारों की टीम वर्क काफी सरल थी। उन तीनों ने अनगिनत बार युद्ध में उस टीम वर्क से बहुत कुछ सीखा। ऐसी उच्च तीव्रता वाली लड़ाइयों में उन्होंने पहले से ही धीरे धीरे इन सीखी गई चीजों को अपनी क्षमता में बदल दिया था। जैसा कि उन्होंने कहा, एक बार जब उन तीनों को इस तरह के सहयोग की भावना मिली, तो उन मायावी मार्शल कलाकारों की तुलना में उनके बदलाव बहुत अधिक थे। रात होने तक इन तीनों लोगों ने वास्तव में उन मायावी मार्शल कलाकारों को धीरे धीरे पराजित कर दिया था। पहले दिन से लेकर अब तक उन तीनों के सामने हमेशा 5 प्रतिद्वंदी रहे थे। शुरुआत में क्रूर पिटाई से लेकर अब तक वे पहले से ही धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल कर चुके थे। बूढ़ा आलोक, बूढ़ा वरुण, अधीरज जोर से दहाड़ा। समझ गया। अधीरज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आलोक ने तुरंत दूसरे पक्ष के इरादे समझ लिए। इस समय अधीरज ने अकेले ही 3 मायावी मार्शल कलाकारों को बांध दिया और पहले से ही खतरों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आलोक और वरुण को पता था कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है। उन्होंने अपने विरोधियों को तलवार से अलग कर दिया और सीधे उस केंद्र व्यक्ति की ओर बढ़े जिससे अधीराज लड़ रहा था। ठीक इसी समय अधीराज का हमला भी हुआ और वो आ पहुंचा। तीनों लोगों के चिमटे के हमले में वो मायावी मार्शल कलाकार तुरंत ही भेद गया। ठीक उसी समय वे 2 मायावी मार्शल कलाकार, जिन्हें पहले किनारे कर दिया गया था, फिर से यहां आ पहुंचे। आलोक और वरुण ने विचित्र तरीके से अपनी स्थिति बदली, लेकिन अधीराज के लिए खाली जगह छोड़ दी। एक मायावी मार्शल कलाकार को अधीराज ने फिर से भेद दिया। इस तरह उनके सहयोग के तीनों लोग और भी कुशल होते गए और बहुत जल्दी ही सभी मायावी मार्शल कलाकारों को खत्म कर दिया। तीनों लोगों ने अपनी तलवारें एक तरफ फेंक दी और थककर जमीन पर बैठ गए। वाकई बहुत थका देने वाला है। हमने सभी 5 मायावी मार्शल कलाकारों को मार डाला। अभी बाहर नहीं जा सकते? आलोक ने दुखी होकर कहा। हे, वाकई रोमांचक। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि हम तीनों मिलकर काम करके इतनी ताकत हासिल कर लेंगे, अधीराज ने उत्साह से कहा। आलोक ने आंखें घुमाई और अपनी अंतरतम भावनाओं को व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक पाया। बूढ़े अधीराज, गलत मत समझो। इस भव्य व्यवस्था में तुम्हारे पिता सिर्फ जीने के लिए तुम्हारा साथ दे रहे हैं। हमारे जाने के बाद तुम खुली सड़क पर चलो और मैं अपने इकलौते लकड़ी के पुल पर चलूंगा। तुम्हारे साथ मिलकर कौन काम करना चाहता है? अधीराज ने दुखी होकर कहा। अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो बाहर जाने के बाद उसे बता सकते हो, वरुण ने असमय ही बीच में बोल दिया। जब ये शब्द निकले तो आलोक और अधीराज तुरंत चुप हो गए। आरव ने यह व्यवस्था अपनी टीमवर्क क्षमता को प्रशिक्षित करने के लिए बनाई थी। अगर वे जाने के बाद आरव के इरादों का पालन नहीं करते तो परिणाम की कल्पना की जा सकती है। चौथे दिन की हताहतों की संख्या तीसरे दिन की तुलना में कहीं ज्यादा थी। ये आंकड़ा भयावह 5000 लोगों तक पहुंच गई और उनकी टीम मायावी मार्शल कलाकारों को मारने वाला पहला समूह था। 5वें दिन से ही उन सभी को शाप देने और कसम खाने का आवेग था, क्योंकि यह प्रशिक्षण बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि फिर से 2 और मायावी मार्शल कलाकारों को जोड़ा गया। इस तरह मायावी मार्शल कलाकारों की संख्या 7 लोगों की हो गई। क्या बकवास है? क्या यह लड़का हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है? 5 से निपटना पहले से ही भयानक है, 7 को कैसे मारा जा सकता है? आलोक ने बड़बड़ाया।
हाँ, बकवास मत करो। वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम क्या कर सकते हो? अधीरज ने कहा। मैं अपने दिल में दुखी हूं और थोड़ा गुस्सा निकाल रहा हूं, है ना? सावधान रहो। मायावी मार्शल कलाकारों की संख्या में वृद्धि ने आलोक तिकड़ी को काफी परेशानी में डाल दिया। लेकिन अभी आलोक तिकड़ी की ताकत पहले जैसी नहीं रह गई थी। हालांकि वे बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन तीनों लोगों ने अतुलनीय रूप से सरल सहयोग पर भरोसा करके 5वें दिन को पार कर लिया। जब छठे दिन की दोपहर हुई तो आलोक तिकड़ी ने आखिरकार 7 भ्रमकारी मार्शल कलाकारों को मार डाला और एक बार फिर राउंड को साफ करने में सफल रही। लेकिन यह अभी भी खत्म नहीं हुआ। कई घंटों तक आराम करने के बाद 9 भ्रमकारी मार्शल कलाकार प्रकट हुए। लेकिन इस बार आलोक तिकड़ी ने उसी दिन इन 9 भ्रमकारी मार्शल कलाकारों को खत्म कर दिया। जब यह 7वें दिन पहुंचा तो आरव अंततः एकांत से बाहर निकल गया। जब वो एक बार फिर सभी की नजरों में आया तो वो पहले से ही 9वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन में था। जब उसने सरणी गठन में आलोक तिकड़ी को देखा तो वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये 3 लोग वास्तव में 11 भ्रमकारी मार्शल कलाकारों से पहले ही निपट सकते थे। 5वें दिन से शुरू होकर ग्रैंड एरे में हताहत दर में अचानक पर्याप्त गिरावट देखी गई। जब यह 10वें दिन पहुंचा तो मार्शल कलाकारों की हताहतों की संख्या केवल कुछ 100 लोगों की थी, जिसका मतलब यह भी था कि अधिकांश लोग पहले से ही इस तरह की लड़ाइयों के लिए अनुकूल थे। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए वे केवल पहले की बाधाओं को ही पार कर सकते थे। 5 का सामना करने वाले 3 लोगों को बहुत अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए। आलोक तिकड़ी जैसे कुछ कुलीन लोगों के लिए उनका सुधार बहुत स्पष्ट था। जब यह 10वें दिन पहुंचा तो आलोक तिकड़ी पहले से ही 19 भ्रमकारी मार्शल कलाकारों से निपट सकती थी और पराजित नहीं हो सकती थी। इस तरह की सुधार गति ने आरव को भी काफी आश्चर्यचकित किया। 10वें दिन आरव ने आखिरकार भव्य व्यू को हटा दिया। उनमें से हर एक मार्शल कलाकार को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसने भारी बोझ से मुक्ति पाली हो। सभी को एक बार फिर दिन का उजाला देखने का एहसास हो रहा था। यह 10 दिन का समय 10 साल से भी ज्यादा कठिन था। उनमें से ज्यादातर घुमक्कड़ साधक थे। उन्हें पहले कब इस तरह के विकृत प्रशिक्षण का अनुभव हुआ था? 10 दिन के समय में इस मार्शल कलाकारों ने लगभग 10,000 लोगों को घायल होते देखे थे। लेकिन असुरा ट्राइप्रोच फॉर्मेशन से बाहर आते ही इन मार्शल कलाकारों की आभा में एक जबरदस्त बदलाव आया। आरव की नजर ने सभी को चमकते हुए देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे बहुत क्रूर समझते हैं, लेकिन जब हम घेरे से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना दयालु हूं। मैं अनावश्यक शब्द नहीं कहना चाहता। बाहर निकलने की ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। उस समय आपको लगेगा कि यह प्रशिक्षण कितना सार्थक था। अब आप सभी को मौके पर आराम करना चाहिए और सार ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए। कुछ देर बाद अचानक धरती हिला देने वाली युद्ध की पुकारें सुनाई दी। क्रिम्सन लाइट सिटी के उत्तरी द्वार से हजारों मार्शल कलाकार बाहर निकल आए। हालांकि भयंकर आंधी दुनिया की महान सेना उतनी अव्यवस्थित नहीं थी जितनी कल्पना की गई थी। उन्होंने वास्तव में व्यवस्थित तरीके से बचाव किया। अच्छा नहीं, हम भयंकर आंधी दुनिया की महान सेना के घेरे में आ गए हैं। वे बहुत पहले से तैयार थे। अब हम बर्बाद हो चुके हैं। भाड़ में जाओ। क्या ये भेड़ों को बाघ के मुंह में पहुंचाना नहीं है? हम सभी को उस बदमाश ने धोखा दिया है। आरव के आदेश के तहत क्रिम्सन लाइट सिटी के सभी मार्शल कलाकारों ने सोचा कि वे बिना तैयारी के ही भयंकर आंधी दुनिया की महान सेना को पकड़ सकते हैं। कौन सोच सकता था कि भयंकर आंधी दुनिया की महान सेना बहुत पहले से तैयार थी और उसने बहुत जल्दी इन 10,000 लोगों को घेर लिया। इस तरह की स्थिति इन मार्शल कलाकारों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उन सभी को लगा कि वे इस बदमाश आरव द्वारा धोखा खा गए हैं और एक एक करके कोसने लगे। बहुत जल्द दोनों पक्षों की महान सेनाएं आपस में भिड़ गई। भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों ने बहुत जल्दी पहल की। उनकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। संख्या में लाभ के साथ इसने अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकारों को बहुत जल्दी निराश कर दिया। सेना के मुख्य तंबू में लीगा ने जोर से हंसते हुए कहा, लक्ष्मण महामहिम बहुत बुद्धिमान है और जानते थे कि वे इन 2 दिनों में निश्चित रूप से घेरे से बाहर निकल जाएंगे। इसके साथ ही क्रिम्सन लाइट सिटी के ये कायर आखिरकार हमारे ब्लेड से बच नहीं सकते। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव की बुद्धि के साथ वो शहर में मरने के लिए खुद को बिल्कुल भी तैयार नहीं करेगा। लॉर्ड धीरेंद्र इन 2 दिनों में यहां पहुंच जाएंगे। अगर वे बाहर नहीं निकले तो उनके पास मौका नहीं होगा। अब और नहीं। हे हमारी ताकत के साथ जब तक ये लोग शहर से बाहर निकलेंगे, ये चॉपिंग बोर्ड पर मछली होने के बराबर होगा। हमारे लिए सब कुछ स्वतंत्र है। आरव वो बदमाश खुद को होशियार समझता है। अंत में क्या वो अभी भी लॉर्ड लक्ष्मण का पराजित प्रतिद्वंद्वी नहीं है? लीगा ने प्रसन्नता की लहर के साथ कहा, हूं, इतनी जल्दी खुश मत हो। आरव की ताकत बहुत जबरदस्त है। हमारी महान सेना में
शायद केवल मैं ही उससे निपट सकता हूं। बाकी मार्शल कलाकार तुम्हारे हाथ छोड़ दिया जाएगा। एक बार आरव कार्रवाई करेगा तो मैं उसे रोक दूंगा। जब तक भगवान धीरेन्द्र आएंगे वो निश्चित रूप से मर चुका होगा, लक्ष्मण ने कहा। लक्ष्मण की आरव से सीधे भिड़ने की कोई योजना नहीं थी। वो जो करना चाहता था वो समय में देरी करना और धीरेन्द्र के पहुंचने का इंतजार करना था। हालांकि सरणी संरचना के अंदर ये अनंत दुनिया मार्शल कलाकार पहले से ही उच्च तीव्रता वाले प्रशिक्षण से गुजर चुके थे। जब वास्तव में भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकारों का सामना हुआ तो उनमें से प्रत्येक का दिल अभी भी धड़क रहा था। आखिरकार लोग भ्रमपूर्ण मार्शल कलाकारों से अलग थे। मनुष्यों के अपने विचार और भावनाएं थी और वे प्रशिक्षण से बिल्कुल अलग थे। बहुत जल्द भयंकर आंधी दुनिया की महान सेना ने पूर्ण पहल पर कब्जा कर लिया और अंतहीन दुनिया मार्शल कलाकारों को अव्यवस्थित रूप से काट डाला। हा, तुम मूर्ख हो। तुम वास्तव में एक जाल में फंस गए हो। तुम्हारी थोड़ी सी ताकत ही कायरता के लिए उपयुक्त है। जाओ और अपने मन को शांत करके मरो। दोष देना है तो उस बदमाश को मार डालो जिसका नाम आरव है। उसी ने तुम लोगों को आग के गड्ढे में धकेला था। भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों ने पूरी पहल की। उनकी ताकत बहुत ही भयानक थी। भ्रम के तहत अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकार बहुत जल्द ही पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गए। हालांकि भव्य सरणी के प्रशिक्षण का अभी भी कुछ प्रभाव था। 10 दिनों के उच्च तीव्रता प्रशिक्षण के माध्यम से इन लोगों ने पहले से ही एक दूसरे के प्रति साथी नामक भावना पैदा कर ली थी। चाहे भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों के हमले कितने भी भयंकर क्यों न हो, 3 लोगों के छोटे छोटे समूह फिर भी शुरू से अंत तक कायम रहे। यहां तक कि आलोक तिकड़ी जैसे कुलीन भी शुरू में अस्त व्यस्त थे, लेकिन शुरुआती सबसे ज्यादा हड़बड़ाहट का अनुभव करने के बाद आलकर आखिरकार अपने होश में आ गए। बूढ़े अधीरज, बूढ़े वरुण, क्या तुम सब सपना देख रहे हो? क्या तुम लोग भूल गए कि हमने भव्य व्यू रचना में कैसे प्रशिक्षण लिया था? आलोक ने दहाड़ लगाई। बूढ़े आलोक, तुमने अपने पिता के लिए अपना मुंह बंद कर लिया। तुम्हारे पिता जो करते हैं, क्या मुझे अब भी तुम्हें सिखाने की जरूरत है? अधीरज ने कहा। इतनी बकवास, मार डालो। वरुण संक्षिप्त और सटीक था। उन तीनों ने भव्य सरणी प्रशिक्षण में अपने प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट थे। इस तिकड़ी की ताकत वास्तव में पहले से ही बहुत भयानक थी। जब वे तीनों गंभीर हो गए तो उन्होंने बहुत जल्दी पाया कि आसपास के भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकार उनकी एक भी प्रहार का सामना करने में असमर्थ हो गए हैं। 10 दिनों के प्रशिक्षण के माध्यम से उन तीनों को पहले से ही संवाद करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। रात में भी वे एक दूसरे की आभा के माध्यम से अपने साथी के इरादे को महसूस कर सकते थे। मार डालो, आलोक ने दहाड़ लगाई और सीधे अपने बगल में 2 मध्यचरण के सोल सागर विशेषज्ञों को चीर दिया। अचानक आलोक तिकड़ी ने पाया कि मूल रूप से अतुलनीय रूप से शक्तिशाली भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकार इस समय अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गए थे। आलोक तिकड़ी ने नेतृत्व किया, रास्ते में तरबूज और गोभी काटने की तरह हमला किया और उनके कार्यों ने अन्य टीमों को भी प्रतिध्वनि पैदा करने दिया। ठीक इसी तरह आलोक की तिकड़ी आग की चिंगारी की तरह थी, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को तुरंत जला दिया। अंतहीन दुनिया की तरफ हर 3 लोगों ने एक छोटी टीम बनाई। उनकी लड़ाकू ताकत अचानक आसमान छू गई। हाँ, तुम्हारे पिता को अभी भी लगता था कि तुम सब बहुत शक्तिशाली हो। पता चला कि तुम पहले वार में ही ढेर हो गए, जैसे कि आलकर हंसा। अधीरज ने एक सोल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ को काट दिया और मुक्त भाव से कहा, अरे, तुम्हारे पिता इतने लंबे समय से प्रताड़ित है और आखिरकार मेरे दिल की इच्छा के अनुसार मार सकते हैं। तुम कमीनों ने हमारे कितने साथियों को मार डाला, आज मैं उनका बदला लेने जा रहा हूं। वरुण बिना कुछ कहे चुप हो गया, लेकिन उसके हाथ थोड़े भी धीमे नहीं थे। सीधे 2 सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को काट दिया। आरव ने कहा, मार डालो। मारते हुए उत्तर की ओर चलो, पीछे मत मुड़ो, हम पूरे रास्ते मारेंगे। ये सुनते ही आलोक ने सार ऊर्जा जुटाई। उसकी आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थी। मूल रूप से घनी तरह से भरी हुई घेराबंदी में जबरदस्ती एक बड़ा सा छेद बना दिया गया था। इस समय भयंकर आंधी दुनिया केंद्रीय सेना के मुख्य तंबू के अंदर रक्तलाल प्रकाश की एक गेंद दिखाई दे रहा था। लक्ष्मण ने चुपचाप लटकी हुई छोटी कुपी को देखा। उसके मुंह के कोनों में एक अजीब सी मुस्कान चमक उठी। तो मारो, मारो, तुम सब जितनी आजादी से मारोगे, मेरी साधना उतनी ही तेजी से सुधरेगी। हाँ, लक्ष्मण के चेहरे पर पागलपन का भाव था। पहले शांत व्यवहार का कोई संकेत कैसे था? केंद्रीय सेना के मुख्य तंबू में सरणी संरचनाएं घूम रही थी। विशाल सरणी द्वारा उन्मादी रूप से रक्तवर्ण आभा की भारी मात्रा को चूसा गया और छोटे गेंद में डाला गया। भव्य सरणी में लक्ष्मण ने लालच से बाहर छलक रही रक्तवर्ण क्यूई को अवशोषित कर लिया। उसकी साधना नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ रही थी। हाँ,
ये रक्त सहार राक्षसी कला वास्तव में बहुत ही भयानक है। इस गति से साधना जारी रखें अधिकतम 2 महीने और मैं दिव्य पागमन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। इस रक्त सहार राक्षसी कला के साथ दिव्य क्षेत्र में चढ़ना भी बहुत करीब है। लक्ष्मण ने एक जंगली हंसी के साथ कहा। गड़गड़ाहट। लक्ष्मण की आभा अचानक आसमान छू गई और वास्तव में विशाल रक्त सागर क्यूई के नीचे 8वें स्तर के सोल सागर क्षेत्र की दहलीज को तोड़ दिया। मुख्य तंबू के एक कोने में लीगा ने ईर्ष्या भरी नजर से कहा, 8वें स्तर के सोल सागर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए लॉर्ड लक्ष्मण को बधाई। लक्ष्मण ने दोनों आंखें खोली और पहले की तरह शांत नजर आने लगा। यह सिर्फ इतना था कि उनकी आंखों के कोनों में रक्तलाल रंग का एक संकेत था, लेकिन इससे वे कुछ हद तक उदास लग रहे थे। हाँ, बाहर युद्ध की स्थिति कैसी है? लक्ष्मण ने पूछा, लेकिन लीगा ने शर्मिंदगी से कहा, बहुत अच्छा नहीं। क्या हुआ? लक्ष्मण ने हैरान होकर पूछा। भयंकर आंधी दुनिया की सेना की संख्या क्रिम्सन लाइट सिटी के मार्शल कलाकारों की संख्या से 10 गुना अधिक थी। तार्किक रूप से लड़ाई पहले ही समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन लीगा ने उससे कहा कि यह बहुत अच्छा नहीं था। इससे स्वाभाविक रूप से लक्ष्मण बहुत नाराज हुआ। स्थिति को देखते ही लीगा ने जल्दी से कहा, भगवान धीरेंद्र, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। ये क्रिम्सन लाइट सिटी के मार्शल कलाकार, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उनकी लड़ाकू ताकत अचानक बहुत बढ़ गई। हमारी महान सेना एक छोटे से दायरे में कोई फायदा नहीं उठा सकती। अगर हमारी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती तो वे शायद इस समय सफलतापूर्वक घेरे से बाहर निकल गए होते। लक्ष्मण की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। उसने कुछ देर सोचा और कहा, लगता है ये आरव से संबंधित है। यह आदमी वाकई बहुत परेशान करने वाला है। इस बार हमें इसे खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो भविष्य में परेशानी का कोई अंत नहीं होगा। लॉर्ड चाचा धीरेंद्र कब पहुंचेंगे? वहां से दी गई खबरों को देखते हुए चाचा आज तक इसे नवीनतम बना सकते हैं, लीगा ने कहा। लक्ष्मण ने सिर हिलाया और कहा, मैं जाकर आरव को उलझा दूंगा। जब तक चाचा धीरेंद्र आते हैं तब तक आरव की देखभाल करने के लिए स्वाभाविक रूप से वे मौजूद रहेंगे। लीगा ने आश्चर्य से कहा, लॉर्ड लक्ष्मण पहले ही 8वें स्तर के सोल सागर क्षेत्र में घुस चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी उस बदमाश से निपट नहीं पा रहे हैं? लक्ष्मण ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं निश्चित नहीं हो सकता। आरव की शक्ति स्तरों की असमानता की परवाह नहीं करती। मैंने केवल एक छोटी सी सीमा को तोड़ा। उसके लिए यह व्यावहारिक रूप से अनावश्यक है। जब तक मैं दिव्य पागमन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, तभी उसे मारने के लिए पर्याप्त आश्वासन नहीं दे पाऊंगा। लीगा सदमे से दंग रह गया। सोल सागर क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र, लेकिन असमानता अभी भी बहुत बड़ी थी। युद्ध के लिए क्षेत्रों को छलांग लगाने की कठिनाई बहुत बड़ी थी। लक्ष्मण 8वें स्तर के सोल सागर क्षेत्र में प्रवेश कर गया और वास्तव में उसने ये भी कहा कि उसे आरव से निपटने में सक्षम होने में निश्चितता नहीं थी। गड़गड़ाहट। दोनों लोग अभी बात कर रहे थे कि एक शक्तिशाली हमला एक चीख के साथ हुआ। लक्ष्मण की अभिव्यक्ति बदल गई। अपना हाथ लहराते हुए एक वार ने भी जवाब दिया। 2 शक्तिशाली हमले टकराए, जिससे केंद्रीय सेना का मुख्य तंबू तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गया। बड़े तंबू में रक्तिम प्रकाश अब छिपा नहीं रह सका और उजागर हो गया, लेकिन लक्ष्मण ने बहुत पहले ही आसपास के सभी लोगों को खाली कर दिया था। भयंकर आंधी दुनिया की विशाल सेना इस समय क्रिम्सन लाइट सिटी के मार्शल कलाकारों को रोक रही थी। यहां कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा। एक आकृति हवा में खड़ी थी। वो आरव के अलावा कौन हो सकता है? उस रक्तरंजित भव्य व्यू को देखकर आरव की भौहें अनायास ही सिकुड़ गई। तुम सभी ने ये युद्ध शुरू किया और हर बार जब तुम किसी शहर में पहुंचते तो शहर के सभी निवासियों का नरसंहार करते। पता चला कि यह वास्तव में इस बोटिंग लाइट ब्लड शैडो प्रो के लिए है। आरव के शब्दों में उनमें हत्या की गहरी मंशा झलक रही थी। यह बोटिंग लाइट ब्लड शैडो प्रो एक बहुत ही दुष्ट भव्य व्यू था। ये एक व्यू रचना थी जो विशेष रूप से रक्तवर्णी क्यूई को इकट्ठा करने और परिष्कृत करने के लिए बनाई गई थी, और रक्तवर्ण क्यूई को अवशोषित करने के लिए इसके साथ खूनी नरसंहार भी होना चाहिए। आरव को उम्मीद नहीं थी कि भयंकर आंधी दुनिया युद्ध शुरू कर रही है वास्तव में रक्तवर्ण क्यूई इकट्ठा करने के लिए। वे आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? आरव द्वारा बेपर्दा किए जाने पर लक्ष्मण को जरा भी घबराहट नहीं हुई और वो मुस्कुराते हुए बोला, कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में तैराकी लाइट ब्लड शैडो प्रो के बारे में भी जानते हो। तुमने मुझे वाकई चौंका दिया। आरव की आंखें सिकुड़ गई और उसने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही साधना के लिए इन रक्तवर्ण क्यूई का उपयोग कर रहे थे। मैं अभी भी सोच रहा था कि तुम 1 साल के भीतर एक बड़ी सीमा को कैसे पार कर सकते हो। तो यही कारण है। वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी वास्तव में खुद को बुराई के हवाले कर देगा। लक्ष्मण ने अभी कुछ समय पहले ही रक्तवर्ण क्यूई को तोड़ा था। उसके शरीर पर रक्तवर्ण क्यूई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। आरव ने एक नजर में ही समझ लिया
कि वो साधना के लिए रक्तवर्णी क्यूई का उपयोग कर रहा था। लक्ष्मण ने अचानक खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहा, प्रतिभाशाली, आप दूसरों का मूल्यांकन करने के लिए इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। इसे सुनने पर भी ये बहुत व्यंग्यात्मक क्यों लगता है? आपके सामने कौन प्रतिभावान होने का दावा करने की हिम्मत करता है? जब से आपने 7वें राजकुमार को बर्बाद किया है, तब से मैं जानता हूं कि आप एक महान पर्वत है जिसे मैं इस जीवन में पार नहीं कर सकता। आरव ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा, तो आप पतन में डूबे रहे और इस तरह की राक्षसीपद साधना पद्धति की साधना की। क्या आप जानते हैं कि भले ही राक्षसीपद साधना पद्धतियां तेजी से आगे बढ़ती है, वैसे ही छिपे हुए खतरे भी बहुत बड़े हैं। तो क्या जब तक मैं आपको और 7वें राजकुमार को हरा सकता हूं, चाहे मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मैं सहन करने को तैयार हूं, लक्ष्मण ने ठंडे स्वर में कहा। आरव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और असहाय भाव से कहा, लगता है कि तुम पहले से ही निराश हो चुके हो। तुम लोगों ने वास्तव में इस रक्तवर्णी क्यू को इकट्ठा करने और अपने ही लोगों को अंतहीन दुनिया में आकर खुद को मौत के घाट उतारने के लिए एक क्षेत्र युद्ध शुरू करने में कोई संकोच नहीं किया। आखिर ये किस लिए है? लक्ष्मण ने अचानक एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप जाकर पवन सम्राट महामहिम से व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। आरव ने लक्ष्मण को बहुत देर तक घूरते हुए कहा, लगता है कि तुम भी देवव्रत के अधीन एक कुत्ते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। निश्चिंत रहो, मैं जाकर उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछूंगा। लक्ष्मण की हवा ठंडी हो गई जब उसने गहरी आवाज में कहा, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। जैसे ही वो बोला, लक्ष्मण ने आरव की ओर एक मुक्का मारा। इस मुक्के में बेहद तीव्र रक्तिम क्यू थी। इस मुक्के को प्राप्त करने वाले सामान्य मार्शल कलाकारों के बारे में भूल जाओ, बस ये रक्तिम क्यूई भी उनके सहन करने की क्षमता से कहीं अधिक थी। लेकिन आरव ने अंतरिक्ष मीनार में एक सच्चे ड्रैगन के खून को परिष्कृत किया। वो इस आकाश के नीचे एक चरम यांग और अदम्य अत्याचारी रक्तपात था। इसने इस आशावादी क्यूई को सबसे अधिक नियंत्रित किया। हालांकि यह हमला शक्तिशाली था, लेकिन इससे आरवी को ज्यादा खतरा नहीं था। एक ज्वलनशील नरसंहार सीधे तौर पर इस मुट्ठी के इरादे को खत्म करते हुए आगे बढ़ा। फ्लेम डेव ट्रू ड्रैगन कर्नज। आरव ने संकोच नहीं किया, सीधे मुक्का मारा। सिवाय इसके कि यह मुक्का लक्ष्मण को निशाना नहीं बना रहा था, इसने उस फ्लोटिंग लाइट ब्लड शैडो मित्र को लक्षित किया। आरव को आश्चर्य इस बात से हुआ कि लक्ष्मण का इरादा सरणी निर्माण को बचाने का नहीं था। उन्होंने आरव के फ्लेम लेफ्ट ट्रू ड्रैगन कर्नज को अपने विवेक से गड़गड़ाने दिया। फिर भी इस समय वो ग्रे ब्लैक छोटा फ्लैश अचानक रक्तरंग की चमक के साथ उभरा। एक रक्त ड्रैगन छोटे फ्लास्क के छेद से बाहर निकला और सीधे आरव के फ्लेमिंग ओशन ट्रू ड्रैगन कर्नज को निकल गया। ये दृश्य देखकर आरव की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। ये बेकार है। एक बार जब फ्लोटिंग लाइट ब्लड शैडो प्रो सक्रिय हो जाता है तो पर्याप्त मात्रा में रक्त प्रवाह क्यूई को अवशोषित किए बिना इसे रोकना असंभव है। अपनी ताकत के साथ आप इस सरणी संरचना को आसानी से नहीं तोड़ सकते, लक्ष्मण ने कहा। ऐसा लगता है कि यह फ्लोटिंग लाइट ब्लड शैडो प्रो आपके द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, लेकिन ये इस छोटे फ्लास्क में निर्मित एक सरणी संरचना है, आरव ने अचानक कहा। आप बहुत चालाक है। चतुर लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। यह वैसा ही था जैसे लक्ष्मण ने आरव के कथन को मौन रूप से स्वीकार किया। मेरा भाग्य मेरे ऊपर है, स्वर्ग पर नहीं। यह स्वाभाविक रूप से आप पर और भी कम निर्भर है, आरव ने शांत भाव से कहा। अहंकारी, स्वर्गीय दांव सबसे महान है। भले ही आप देवता क्षेत्र तक पहुंच सकें, लेकिन आप स्वर्गीय दांव की बाधाओं को पार करने में भी असमर्थ है। युद्ध कलाकार स्वर्गीय दांव को सबसे बड़ी श्रद्धा से देखते थे। स्वर्गीय दांव के सामने चाहे मार्शल कलाकार कितने भी दुर्जय क्यों न हो, वे भी सिर्फ चिंटिया ही थे। भले ही लक्ष्मण और भी अहंकारी होते, लेकिन वे स्वर्गीय दांव के बारे में बेवजह टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन आरव एक ऐसा व्यक्ति था जो पहले ही एक बार मर चुका था। उसे लगा कि यह स्वर्गीय दांव अन्यायपूर्ण है। अगर इस जीवन काल में मौका मिले तो वो निश्चित रूप से स्वर्गीय दांव की बाधाओं को पार कर जाएगा। आरव को गुस्सा नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक निगल हंस के लक्ष्य के बारे में क्या जानता है? लक्ष्मण का चेहरा काला पड़ गया। आरव के शब्दों ने उसके दुखते स्थान पर चोट की। भले ही वो बार बार कहता रहा कि वो आरव से कमतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने वास्तव में खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। अन्यथा वो इस रक्त संहार राक्षसी कला की साधना भी नहीं करता। आरव के प्रकट होने से उसके जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। लक्ष्मण को हमेशा लगता था कि वो सबसे प्रतिभाशाली है। 7वें राजकुमार के साथ भी लक्ष्मण उससे थोड़ी बढ़त हासिल कर सकता था, लेकिन आरव के प्रकट होने से उसकी समझ पूरी तरह से बिखर गई। उस समय आरव ने केवल एक क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र साधना के साथ 7वें राजकुमार को इस हद तक हरा दिया था। इससे लक्ष्मण पर जो प्रभाव पड़ा वो वास्तव में बहुत तीव्र था। बहुत लंबे समय तक लक्ष्मण आरव की छाया में रहा, खुद को छुड़ाने में असमर्थ, जब तक कि पवन सम्राट उसके सामने प्रकट नहीं हुआ। इसलिए
आज ये दृश्य था। आरव के सामने वो वास्तव में एक तुच्छ निगल मात्र था। आरव के पिछले जीवन की पहचान को नजरअंदाज करते हुए इस जीवन में आरव की प्रतिभा दिव्य क्षेत्र के शिखर मानकों तक पहुंच चुकी थी, जबकि लक्ष्मण केवल निचले क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। बस इतना ही। भले ही वो अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वो आरव के सामने एक छोटा सा निगल मात्र था। अच्छा अच्छा, तो मैं देखूंगा और देखूंगा कि तुम, ये हंस, वास्तव में इतने शक्तिशाली हो या नहीं। लक्ष्मण ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्रूर राक्षसी हथेली, लक्ष्मण चिल्लाया। एक बड़ा रक्तलाल हाथ का निशान आरव की ओर बढ़ा। हालांकि आरव के ड्रैगन रक्त में इस तरह की राक्षसी कला के प्रति निरोधक प्रभाव था, लेकिन लक्ष्मण आखिरकार उससे एक बड़ी सीमा ऊपर था। आरव के लिए आसानी से जीतना स्वाभाविक रूप से असंभव था। इस बड़े हाथ के निशान की शक्ति अविश्वसनीय थी। इसमें गाढ़ा रक्तयुक्त क्यूई था। यह बहुत ही भयंकर था। आरव की अभिव्यक्ति थोड़ी कम हो गई। फ्लेमिंगोर्नेज तुरंत बाहर आया, सीधे उस बड़े हाथ के निशान को मिटाते हुए। लक्ष्मण ने एक के बाद एक हथेलियां फेंकी। एक ही बार में आरव के साथ 100 चालें चली। दोनों पक्ष वास्तव में बराबरी पर आए। बगल में लीगा इसे देखकर चकित था। अब उसे पता चला कि आरव कितना शक्तिशाली था। लक्ष्मण से एक बड़ी सीमा कम ताकत के साथ लड़ना और थोड़ी सी भी नुकसानदेह स्थिति में न होना, ऐसी युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। दोनों पक्षों की लड़ाई को देखते हुए आरव बिल्कुल भी सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार की तरह नहीं लग रहा था। वो वास्तव में एक सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ जैसा लग रहा था। आरव की चालें बहुत ही भयावह थी, लेकिन ऐसी स्थिति जहां उसकी सार ऊर्जा सूख जाए, वास्तव में उसके लिए बिल्कुल भी नहीं आई। ये बस समझ से परे कुछ था। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ की सार ऊर्जा संभवतः ऐसी शक्तिशाली मार्शल तकनीकों का समर्थन कैसे कर सकती है? फ्लेम मूवमेंट ट्रू ड्रैगन कर्नज। एक लंबी लड़ाई के बाद आरव ने ऊपरी हाथ हासिल करने की पहल करने की योजना बनाई और एक निश्चित मारने की तकनीक का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। पिछली बार की जांच से अलग इस बार आरव ने सच्ची क्षमताओं को सामने लाया। उसने ड्रैगन वेव के आयाम को पीक अर्थ रैंक स्तर तक उन्नत किया। यह पहले से ही वो सीमा थी जिसे आरव इस फ्लेमिंग ट्रू ड्रैगन कर्नज तकनीक के साथ पूरा कर सकता था। यह चाल झुलसाने वाले सच्चा इरादा और ड्रैगन वेव की शक्ति के साथ मिल गई। इसकी ताकत असंख्य तलवार वर्षा से भी अधिक मजबूत थी। पूर्ण चंद्रमा स्लैश। लक्ष्मण भी बिल्कुल लापरवाह नहीं थे। उन्होंने अपनी चाल से आरव के हमले का जवाब दिया। यह चाल सतह पर पिछली बार की तरह ही थी, जब दोनों पक्ष महसूस कर रहे थे। जो अलग था वो सिर्फ इतना था कि शुद्ध सफेद पूर्णिमा का रंग रक्तलाल हो गया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से सतह पर अंतर था। फुल मून स्लैश की तुलना में ब्लड मून व्हील की शक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली थी। लक्ष्मण एक प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार होने के योग्य थे। उन्होंने अपनी मार्शल तकनीक में रक्तवर्ण शक्ति को एकीकृत किया, जिससे उनकी अपनी मार्शल तकनीक और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। रंबल, अग्नि ड्रैगन और रक्त चंद्रमा आपस में तीव्रता से टकराए, जिससे एक बहुत बड़ा भूकंप आया। पुहवार्क। इन दोनों लोगों ने बहुत अचानक हमला किया। बगल में लीगा इस बार पूरी तरह से बिना तैयारी के हमलों से सीधे उड़ गया। उसने सीधे हवा में एक मुट्ठी खून उगल दिया। दो लोगों की लड़ाई अधिकतम चुनौतीपूर्ण थी। लीगा नौवें स्तर का सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ था। साधना क्षेत्र में वो लक्ष्मण से भी ऊंचा था। वो वास्तव में उनके युद्ध के झटकों को भी नहीं झेल पाया। अगर ये आमने सामने की लड़ाई होती तो वो बहुत पहले ही मर चुका होता, जब तक कि उसके शरीर का एक भी कण नहीं बचा होता। एक हमले के बाद आरव और लक्ष्मण दोनों ही उड़कर बाहर आ गए। ये हमला वास्तव में हेड ऑन हेड तक था। लक्ष्मण ने अपनी हथेली पीछे की। आरव को देखते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। इस बार मुकाबला बराबरी का लग रहा था, लेकिन वास्तव में वो फिर भी आधी चाल से हार गया। आरव की यह हथेली बहुत विचित्र थी। वास्तव में इसमें बहुत तीव्र कंपन था, जो तब तक चौंका देने वाला था जब तक कि उसकी हथेली में झुनझुनी न होने लगे। लक्ष्मण के दिल में तीव्र अनिच्छा थी। उसने पहले ही इतना बड़ा सुधार कर लिया था और वो वास्तव में अभी भी आरव का मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आरव से आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं था? आरव ने लक्ष्मण की ओर देखा और शांत भाव से कहा, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। तुम तो 7वें राजकुमार से भी ज्यादा ताकतवर हो। अगर तुम बुरे रास्ते पर नहीं चलते तो तुम्हारे पास दिव्य क्षेत्र में चढ़ने का बहुत मौका होता। पश्चाताप करो और मोक्ष तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अभी रुक जाओ तो तुम अभी भी इसे प्राप्त कर सकते हो। बहुत देर हो चुकी है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरे ऐसा करने में कुछ भी गलत है। मुझे तुम्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण ने ठंडी सांस के साथ कहा। आरव ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, तो कोई विकल्प नहीं है। भ्रष्ट विधर्मियों, किसी को भी उन्हें दंडित करने का अधिकार है। जैसा कि उसने कहा, आरव ने सार ऊर्जा को संघनित किया और एक बार फिर
फ्लेमिंग ट्रू ड्रैगन कर्नज को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। दूसरी ओर आलोक तिकड़ी सबसे आगे थी, जैसे भयंकर आंधी दुनिया की विशाल सेना में एक तेज ब्लेड घुसा दिया गया हो, जो रास्ते में सभी प्रतिरोधों को मिटा रहा हो। यद्यपि आसपास के भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार बहुत थे, लेकिन उनमें से कोई भी उन तीनों के हाथों कर एक भी वार नहीं सह सका। भले ही अन्य लोग असुरा ट्राइब रोज फॉर्मेशन के प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी युद्ध शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हुई थी, जब तक वे उन मार्शल कलाकारों से नहीं टकराते जिनके साधना क्षेत्र उनसे बहुत ऊंचे थे। अन्यथा उन्होंने सभी प्रतिरोधों को तोड़ दिया और विजयी होकर आगे बढ़े। दिन ढलने वाला था। घंटों की हत्या के दौरान उन तीनों ने अचानक पाया कि वे आगे के घेरे से बाहर निकल सकते हैं। इस खोज ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से उत्साहित कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उस बदमाश के प्रशिक्षण के बाद उनकी ताकत वास्तव में इस हद तक दुर्जय हो जाएगी। इससे पहले एक 7वें स्तर का सोल सागर क्षेत्र मार्शल कलाकार उनके साथ लड़ रहा था। एक लापरवाह चाल, और वो वास्तव में अलग हो गया। ये वो था जो उसने अतीत में बिल्कुल भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। भाइयों, मेरे पीछे आओ और आगे बढ़ो। हम अभी भागने में सफल होने वाले हैं, आलोक ने ऊंची आवाज में चिल्लाया। जब आलोक ने अपने सामने एक भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार को चाकू मारा, तो अचानक उसकी आंखों के सामने चमक आ गई। आलोक को पता था कि वो आखिरकार घेरे से बाहर निकल आया है। इस पल उसका दिल भावनाओं के उतार चढ़ाव से भर गया। उस पल जब वो क्रिम्सन लाइट सिटी में फंसा हुआ था, उसने सोचा कि गठबंधन ने बचाव के लिए एक भी सेना नहीं भेजी है, और भयंकर आंधी दुनिया द्वारा मारे जाने के बारे में भी सोचा। लेकिन उसने ये सोचने की भी हिम्मत नहीं की कि वो खूनी रास्ता बनाने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता है। लेकिन अब उसने वास्तव में ऐसा कर दिखाया, उस बदमाश को याद करते हुए जिसे उसने खुलेआम और गुप्त रूप से अनगिनत बार गालियां दी थी। इस समय उसके दिल में गहरी कृतज्ञता गूंज रही थी। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके पास भावनाओं में बच जाने के लिए इतना समय नहीं था। विजेता का यही विशेषाधिकार था, और अब वे जीत से बहुत दूर थे। उसके पास बाहर मारने की ताकत थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरों के पास भी बाहर कत्लेआम करने की नहीं ताकत थी। रास्ते में लड़ाई, ये अभी भी अज्ञात था कि कितने साथी मारे गए। अगर अतीत में आलोक के व्यक्तित्व के अनुसार वो निश्चित रूप से आरव के कहे अनुसार बिना अपना सिर घुमाए भाग जाता, पूरे उत्तर की ओर, और बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ता। लेकिन इस समय अलौकिक शक्तियों के इशारे पर आलोक ने अपना सिर पीछे घुमाया और अधीरज और वरुण से पूछा, भाइयों, अभी भी ताकत है? निर्माण में प्रवेश करने से लेकर अब तक केवल 10 दिन ही हुए हैं, फिर भी इन 10 दिनों का समय बहुत कुछ बदल गया। हालांकि आलोक, अधीरज और वरुण तीनों लोग अभी भी झगड़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे के बीच उनकी मौन समझ को संवाद करने के लिए आंखों की भी जरूरत नहीं थी। हे बड़े भाई, मैंने अभी तक अपने दिल को शांति नहीं की है, अधीरज ने ठहाका लगाया। वापस हमला करो, वरुण ने कहा। आलके ने ठहाका लगाया और चिल्लाया, जो भाई हमला कर चुके हैं, चलो वापस हमला करते हैं। जो भाई अभी भी जीवित है, हमें उन्हें बिना किसी चूक के बाहर निकालना चाहिए। हाँ, चलो वापस हमला करते हैं। अस्पष्ट रूप से आलोक तिकड़ी पहले से ही इन मार्शल कलाकारों के नेता बन चुके थे। असुरा ट्राइब रोज फॉर्मेशन से बाहर आने में सक्षम होने के लिए ये शेष समूह सभी कमजोर नहीं थे, और आलके तिकड़ी इनमें से भी उत्कृष्ट थी। अपने 3 लोगों के समूह के प्रति अन्य लोगों को पहचान और अपनेपन की अधिक भावना महसूस हुई। कल्पेश वर्तमान में 9वें स्तर के सोल सागर कमांडर का सामना कर रहा था। दृश्य देखकर वो अंदर से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसकी धारणा में ये घुमंतु साधक सभी आत्मकेंद्रित, जिद्दी और अनियंत्रित लोग थे। आज उन्होंने वास्तव में ऐसा कुछ किया, इसने लोगों को गंभीर रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। कल्पेश की धारणा इतनी नहीं थी। भागने में सक्षम एक ही था। तीनों ने स्पष्ट रूप से पहले ही हमला कर दिया था, और वास्तव में अभी भी दूसरों को बचाने के लिए लौटने के बारे में सोच रहे थे। ऐसा व्यवहार बहुत ही समझ से परे था। लेकिन कोई बात नहीं, तीनों के कार्यों ने अभी भी उसके कंधों पर दबाव को काफी हद तक कम कर दिया। दूसरी तरफ गड़गड़ाहट, आरव के नरसंहार की गड़गड़ाहट हुई, लेकिन लक्ष्मण ने चाल को बिल्कुल भी नहीं समझा। भौतिक रूप से विशाल लाल ड्रैगन ने लक्ष्मण का पीछा किया और अंत में अपनी सार ऊर्जा समाप्त कर दी और शून्य में गायब हो गया। ऐसी स्थिति में जहां दोनों पक्षों की ताकत लगभग समान थी, वास्तव में दूसरे पक्ष को मारना बहुत कठिन था। आरव को अभी तक कैसे पता नहीं चल पाया कि लक्ष्मण बस समय खरीद रहा था। वो समय को क्यों खींच रहा था, आरव को बिल्कुल भी अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी। दिव्य पागमन क्षेत्र की एक शक्तिशाली शक्ति जल्द ही पहुंचने वाली थी। इस कड़ी को समझते हुए आरव ने तुरंत हमला करना बंद कर दिया और संकुचित आंखों से लक्ष्मण को देखा। तुम क्यों रुक गए?
तुम्हारा ये कदम बहुत विचित्र है। इसमें वास्तव में एक हिंसक कंपन है। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं वास्तव में इसका सामना नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने कहा, अभिनय करना बंद करो। समय खरीदना चाहते हो, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मौका दूंगा? आरव ने शांत भाव से कहा, तो क्या हुआ अगर हाँ? मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा मुझे मारना चाहना शायद इतना आसान भी नहीं है ना? आरव ने कुछ नहीं कहा, वो चुप हो गया। लक्ष्मण जानता था कि आरव जवाबी उपायों पर विचार कर रहा था। उसने अपनी भुजाएं मोड़ ली और चुपचाप आरव को देखा, और जल्दी में भी नहीं था। कोई भी योजना पूर्ण शक्ति के सामने टिकने के लिए बहुत कमजोर थी। जब तक वो चाचा धीरेंद्र के आने तक उसे खींच सकता था, आरव निश्चित रूप से मर चुका था। बाकी भागे तो भागे, समग्र स्थिति पर उनका कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन इस बार आरव को मरना ही होगा। ये लक्ष्मण की राय थी। आरव की क्षमता बहुत भयानक थी। भविष्य तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। वो पहले से ही भयंकर आंधी दुनिया के लिए एक भयानक प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। मूल रूप से शहर में फंसे अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकार पहले से ही मौत के लिए बाध्य थे। कौन जानता था कि आरव केवल 10 दिनों के लिए आया था और इन लोगों की ताकत को भयानक स्तर तक बढ़ा दिया, बलपूर्वक एक खूनी सड़क बना दिया था। आरव की अपनी ताकत पहले से ही काफी भयानक थी। इससे भी अधिक डरावनी बात यह थी कि वो सभी अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकारों को शक्तिशाली बना सकता था। इस तरह भयंकर आंधी दुनिया का लाभ अस्तित्वहीन हो जाएगा। ऐसा प्रतिद्वंद्वी, उन्हें किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना था। अचानक आरव ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखों से किरणें निकल रही थी। लक्ष्मण जानता था कि आरव के पास निश्चित रूप से पहले से ही एक योजना थी। कोई जवाबी उपाय सोचा? ये बेकार है। मुझे बस एक बुनियादी नीति पर टिके रहकर बदलती घटनाओं का सामना करना है। तुम भाग नहीं सकते, लक्ष्मण ने आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहा। आरव अचानक मुस्कुराया और बोला, क्या ऐसा है? मैं बाद में फिर से आकर तुम्हारी देखभाल करूंगा। उसने जैसे ही कहा, आरव अचानक पीछे मुड़ा और प्रकाश की एक धारा में बदल गया। युद्ध के मैदान में हमला किया। असंख्य तलवार बरसा। हजारों सैनिकों और घोड़ों के साथ युद्ध के मैदान में यह हमला बहुत अप्रत्याशित रूप से हुआ। वे भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकार अचानक चौंक गए और तुरंत भारी हताहत हुए। पलक झपकते ही लाशें जमीन पर भर गई। आरव खून का प्यासा व्यक्ति नहीं था, लेकिन इस स्तर पर वो केवल हत्या करके ही हत्या को रोक सकता था। लक्ष्मण उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन यह दृश्य देखकर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। यही वो उपाय है जो तुमने सोचा है? मुझे मजबूर करने के लिए इस चाल का उपयोग करना चाहते हो? तुम बहुत सोच रहे हो। फ्लोटिंग लाइट ब्लड शैडो प्रो जो अवशोषित करता है, वो केवल आपकी अनंत दुनिया मार्शल कलाकारों की रक्तवर्णी क्यूई नहीं है। ये हमारे फ्लोटिंग लाइट ब्लड शैडो प्रो मार्शल कलाकारों की रक्तवर्णी क्यूई को भी अवशोषित करता है। जितना अधिक तुम मारोगे, रक्त शोधन फ्लास्क उतना ही अधिक अवशोषित करेगा, लक्ष्मण ने ठंडे स्वर से कहा। लक्ष्मण के शब्दों के प्रति ऐसा लगा जैसे आरव ने उन्हें सुना ही नहीं। हजारों बहती पंखुड़ियां तुरंत उमड़ पड़ी और युद्ध के मैदान में फैलने लगी। आरव जिस क्षेत्र से गुजरे, वे भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार एक एक करके कमजोर होकर गिर पड़े। जब लक्ष्मण ने यह दृश्य देखा तो वो अभी भी अविचल था। वो आरव से कुछ ही दूरी पर चलता रहा। आरव जहां भी गया, वहां के क्रिम्सन लाइट सिटी मार्शल कलाकारों को तुरंत राहत मिली। उसकी यह हरकत दरअसल दूसरे क्रिम्सन लाइट सिटी मार्शल कलाकारों को जल्द से जल्द घेरे से बाहर निकलने देने के लिए थी। थोड़ी देर में आरव वास्तव में उन तीनों से टकरा गया, जिन्होंने अपना रास्ता वापस पा लिया। जब आलोक ने आरव को देखा तो वो खुशी से झूम उठा। मिस्टर आरव, आपने आखिरकार कार्रवाई की। सौभाग्य से बूढ़ा आलोक आपको निराश नहीं किया और पहले ही बाहर निकलने का रास्ता बना चुका था। इस समय मैं वापस हमला करने के लिए आया हूं। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अकेले ही ये सब किया है, अधिराज ने तिरस्कार पूर्वक कहा। जब आरव ने आलोक की बातें सुनी तो वो भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसकी सोच भी कल्पेश जैसी ही थी। उसने भी सोचा कि ये लोग स्वार्थी होकर अपनी जान बचाकर भागेंगे। कौन जानता था कि वास्तव में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, अप्रत्याशित आघात पहुंचाते हुए। आरव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, लगभग हो गया। तुम दूसरों को लेकर जाओ और चले जाओ। मैं तुम्हारे पीछे हटने का प्रबंध करूंगा। आलोक को आरव की ताकत का पहले से ही पता था, इसलिए उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। उसने अपना सिर हिलाया और बहुत जल्दी दूसरों को घेरे से अलग करके उत्तर की ओर प्रस्थान कराया। वे भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकार अभी भी पीछा करने वाले थे, लेकिन आरव आसमान से उतरे और उनके सामने रुक गए। जो लोग इस रेखा को पार करेंगे, उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। आरव हत्या के इरादे से उबल रहा था।